तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज आपका दोस्त खलील फिर से आ गया भैया। आज हमें क्या डिस्कस करना है? आज जो हमें डिस्कस करना है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन टर्म्स ऑफ गेट सर, बिकॉज यहाँ से काफ़ी बार सवाल आते हैं। इस टॉपिक का नाम है सीपीयू शेड्यूलिंग। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले पहले मैं अपने बारे में बता दूँ। मेरा नाम खलील अहमद है और मुझे 16 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है गेट में टीच करने का। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं बिना वक्त गंवाए। सीपीयू शेड्यूलिंग जो आज का टॉपिक है। ठीक है, चलिए क्या है सीपीयू शेड्यूलिंग, क्या गोल्स इसके क्या है, ये सारी चीजें देखेंगे, डिटेल में देखेंगे और बने रहे। ठीक है, चलिए तो क्या है सर, गोल्स क्या है? गोल्स ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग क्या है सर? टू मैक्सिमाइज द सीपीयू यूटिलाइजेशन। वी वांट टू मैक्सिमाइज द सीपीयू यूटिलाइजेशन। क्यों सर? क्योंकि अगर मैं सीपीयू यूटिलाइजेशन मैक्सिमाइज करता हूं तो हो क्या जाएगा भैया, सिस्टम का थ्रूपुट बढ़ जाएगा। और सिस्टम का थ्रूपुट बढ़ने का मतलब सर कहीं ना कहीं यूजर से ज्यादा इंटरेक्ट कर सकता है सिस्टम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन सर, टू मिनिमाइज द एवरेज टर्नअराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम। ये कुछ टाइम्स है विच इज एसोसिएटेड विद द प्रोसेस। एक एक करके हम अभी डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे टर्नअराउंड टाइम के बारे में। देखिए, टर्नअराउंड टाइम एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा मतलब फार्मूला है जिस जहां पर होता क्या है कि कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम हम बोलते हैं, लेकिन काफी बच्चे एज अ फार्मूला उसको याद तो रखते हैं लेकिन उसको समझ नहीं पाते कि इसका एक्चुअल में मतलब क्या है। तो आप देखते हैं। देखो, नॉर्मली मैंने लास्ट क्लास में होप आपको याद होगा कि मैंने कंपेयर किया था कि प्रोसेस को एक जिंदा आदमी के साथ कंपेयर किया था। तो उसी उसी स्टोरी को हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसका मतलब एक बार एग्जांपल दिया इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जांपल दूसरे टॉपिक में नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी भैया। दिस इज द खलील्स वे। ओके, नाउ लेट्स सी समथिंग इन खलील्स वे। ये क्या है सर? यहां पर देखिए, थोड़ा सा उसका साइज बढ़ा दे। यहां पर देखिए, एक आदमी का डेट ऑफ बर्थ, एक आदमी का डेट ऑफ बर्थ मान लो कि 1990 है। ठीक है, और उसका डेट ऑफ ईयर जो है, डेट ऑफ डेथ का ईयर जो है सर 2026 है। तो मुझे बताओ सर, इस आदमी का टर्न अराउंड टाइम ऑफ इस लाइफ कितना है? टर्न अराउंड टाइम ऑफ इस लाइफ, सी टर्मिनोलॉजी को गौर करना। इस आदमी का टर्न अराउंड टाइम ऑफ इस लाइफ कितना है? यानी कि सर आप खुद ही बोलोगे, आप खुद ही बोलोगे। देखिए, मैं कोई यहाँ पर टेक्निकलिटी नहीं समझा रहा, मैं सिर्फ एक जनरल लाइफ सिनारियो ले रहा हूं और उस लाइफ सिनारियो से इस फार्मूले को सर ड्राइव करने की कोशिश कर रहा हूं और कोई चीज नहीं। ठीक है, चलिए प्लीज पे अटेंशन ऑफ दिस। सी आप बोलोगे सर, सर इसका डेट ऑफ डेथ माइनस व्हाट सर, डेट ऑफ बर्थ, और इसका क्या है सर? ये टर्न अराउंड टाइम ऑफ इस लाइफ। हो गया फार्मूला, कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए तो देखिए, यानी कि सर कितना होगा? 26 माइनस 90, 36 ईयर्स आप बोलोगे। ठीक है, चलिए अब एक आदमी अपनी जिंदगी में क्या क्या करता है सर? एक आदमी अपनी जिंदगी में क्या क्या करता है? एक आदमी अपनी जिंदगी में क्या करता है सर? सोता है, जागता है, सोता है, जागता है, सोता है, जागता है, सोता है, जागता है और एक दिन खत्म होता है। ठीक है, चलिए वेकअप, डब्ल्यू मीन्स वेकअप, एस मीन्स स्लीप। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जब वो जाग रहा है तो सर वो अलग अलग टास्क परफॉर्म करता है। जैसे कि अगर आप स्टूडेंट हो तो आप कॉलेज जाते हो, फैकल्टी है तो आप वो कॉलेज जाकर पढ़ाते हैं, और आप किसी कंपनी में काम करते हो तो आप वहां पर जाते हो। ठीक है, चलिए तो यानी कि हर आदमी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है जब वो जागते रहता है। ठीक है, चलिए तो इसी तरह से ये सारी एनोलॉजी जो हम यूज कर रहे हैं अबाउट द पर्सन, विल ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू द व्हाट्सएप प्रोसेस। ठीक है, चलिए प्लीज पे अटेंशन। सी एक प्रोसेस जब भी रेडी क्यू में आता है उसको कहते हैं सर अराइवल टाइम, और जब भी एक प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करता है उसको हम कहते हैं सर कंप्लीशन टाइम। होप यू अंडरस्टूड दिस वन। ठीक है, चलिए अभी आप बोलोगे सर हाँ हमें पता है सर, अब टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालना है? टर्न अराउंड टाइम का मतलब क्या है सर? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। इस बार आपने सिर्फ फार्मूला बोला नहीं है सर, इस बार आपने फार्मूले को फील किया है और ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, चलिए तो प्लीज पे अटेंशन। सी नाउ, एक प्रोसेस क्या करता है सर? वेट करता है, ठीक है, फिर सीपीयू पर एग्जीक्यूट करता है, फिर वेट करता है, फिर सीपीयू पर एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, चलिए अब ये वेट आईओ के लिए भी कर सकता है। जब वो आईओ के लिए करता है तो उसको हम आईओ बस्ट भी कहते हैं। ठीक है, और ये बस टाइम जो मैं ले रहा हूँ, बीटी का मतलब बस टाइम, बीटी का मतलब क्या है सर? बस टाइम। इसका मतलब सर यहां पर मैं जो ले रहा हूं,
बीटी का मतलब क्या है सर, बस टाइम, यानी कि सर टाइम स्पेंड बाय ए प्रोसेस ऑन सीपीयू, यहाँ पर बीटी का मतलब, ठीक है। चलिए, तो फिर क्या करता है सर, वो वेट करता है और फिर सीपीयू पर एग्जीक्यूट करता है, वेट करता है, सीपीयू पर एग्जीक्यूट करता है और अपना एग्जीक्यूशन खत्म करता है। आई बात समझ में सर, ठीक है। चलिए, तो टर्नअराउंड टाइम का मतलब क्या है सर, लाइफ टाइम ऑफ ए प्रोसेस, सिंपल अल्फाज में, जैसे कि यहाँ पर आपने खुद ही निकाला है, ये मैंने नहीं निकाला है, आपने खुद ही निकाला है, ठीक है। ये सारी चीजें आपने खुद ही निकाली, दिस इज द टर्नअराउंड टाइम एंड दिस इज व्हाट्स अ टर्नअराउंड टाइम, दिस इज द टर्नअराउंड टाइम। सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन, होप यू अंडरस्टूड दिस वन, ओके। चलिए, अब आगे देखते हैं सर वेटिंग टाइम क्या है और रिस्पॉन्स टाइम क्या है, वो देखते हैं एक एक करके। तो यहां पर मैंने सारे डिफरेंसेस लिखे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखते हैं। देखो, एक प्रोसेस जब रेडी क्यू में आता है तो उसको हम कहते हैं सर अराइवल टाइम, ठीक है। जब वो सीपीयू पर एग्जीक्यूट होता है तो मैं यहाँ पर उसको बस टाइम बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए, जबकि बस टाइम दो तरह के होते हैं, सीपीयू बस होता है, आईओ बस भी होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मैं सीपीयू का बात कर रहा हूँ। जब वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करता है तो कंप्लीशन टाइम, टर्नअराउंड टाइम का मतलब क्या है सर, टीएटी, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, कंप्लीशन टाइम माइनस क्या है सर, अराइवल टाइम। होप यू अंडरस्टूड दिस वन, ठीक है। चलिए, द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन। उसके बाद देखिए, अब इस डेफिनेशन की खूबसूरती एक चीज है सर, सिंपली बात हमें समझ में आ गई कि टर्नअराउंड टाइम क्या है, लेकिन मुद्दा यहां तक ही नहीं है। मेरा मुद्दा क्या है सर, आपको क्लैरिटी से ये बात समझानी है कि भैया वेटिंग टाइम का मतलब क्या है, ठीक है। चलिए, तो अब देखते हैं सर, इसी कॉन्सेप्ट से हम वेटिंग टाइम निकालने की कोशिश करते हैं। अभी देखो, गौर करके देखो, क्या किसी को भी अगर आप पूछो वेटिंग टाइम का मतलब क्या है, तो वो बोलेगा सर टर्नअराउंड टाइम माइनस बस टाइम, वो दैट इज कॉल्ड वेटिंग टाइम, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं पूरे लाइफ टाइम ऑफ ए प्रोसेस से, अगर मैं वेटिंग टाइम को, अगर मैं बस टाइम को निकाल दूं, इस पूरे टर्नअराउंड टाइम से अगर मैं बस टाइम को निकाल दूं, देन आई रिमेन विथ व्हाट सर, वेटिंग टाइम। सो दैट्स व्हाई द फार्मूला ऑफ द वेटिंग टाइम इज व्हाट सर, टर्नअराउंड टाइम। दैट मींस व्हाट सर, द लाइफ टाइम ऑफ ए प्रोसेस। इसमें से सिर्फ आपको क्या निकालना है भैया, बस टाइम निकालना है, यानी कि सर द टाइम स्पेंड बाय ए प्रोसेस ऑन टू द सीपीयू अगर आप निकालते हो तो वहां पर आपको बचता है सर सिर्फ प्योरली वेटिंग टाइम। सो दैट्स व्हाई द फार्मूला फॉर दिस वन इज व्हाट सर, waiting time equals to turnaround time minus what's up bus time, ठीक है। और एक है सर टाइम हमारे पास क्या है सर, रेस्पॉन्स टाइम, आरटी, रेस्पॉन्स टाइम, ठीक है। इसको मैं सर एक एग्जांपल लेना पड़ेगा तो ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी आए, लेकिन आरटी का मतलब ये होता है सर टाइम डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट सबमिशन एंड अराइवल। अब वो कैसे होता है, क्या होता है सर, एक न्यूमेरिकल एग्जांपल जब भी लूंगा मैं आपको समझाऊंगा कि भैया रेस्पॉन्स टाइम का मतलब क्या है, ठीक है। तब तक के लिए होल्ड करना, कोई खास बात नहीं, कर लेंगे हम आसानी से, ठीक है। चलो, तो ये कुछ है सर टाइम्स है जो कि प्रोसेस के साथ एसोसिएटेड हुए हैं, ओके। तो और एक है सर शेड्यूल लेंथ, L. So maximum completion time minus minimal arrival time. मैक्सिमम कंप्लीशन टाइम माइनस मिनिमल अराइवल टाइम। इस तरह से इसके लिए भी एक न्यूमेरिकल एग्जांपल चाहिए इसको समझने के लिए, तो हम देखते हैं इसको कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। चलिए, अभी देखते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर वो सारी चीजों के मैंने डेफिनेशंस लिखे हैं प्रॉपरली ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। यार काहे को नोट्स बनाना है जब आप सुन ही रहे हो, तो ठीक है, तो सुनो और नोट्स मेंटेन करो। तो यहाँ पर देखिए सर, टाइम विच इज एसोसिएटेड विद द प्रोसेस, अराइवल टाइम, जिसको मैंने बोला द टाइम व्हेन द प्रोसेस इज अराइव इनटू द रेडी स्टेट इज कॉल्ड व्हाट सर, अराइवल टाइम। बस टाइम, द टाइम रिक्वायर्ड बाय अ प्रोसेस फॉर इट्स एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड व्हाट सर, बस टाइम। नेक्स्ट वन, अब क्या है सर, कंप्लीशन टाइम। तो द टाइम व्हेन द प्रोसेस इज कंप्लीटेड इट्स एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड व्हाट सर, कंप्लीशन टाइम। टर्नअराउंड टाइम, or the time difference between the what sir completion time and the what sir arrival time is called what sir, turnaround time। ये सारी चीजें लिखी है मैंने, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं सर नेक्स्ट क्या है, waiting time, the time difference between the turnaround time and bus time is called what sir, waiting time। the response time, the time difference between the first submission and arrival is called what sir, response time। अब ये response time क्या है सर, इसके लिए जैसे कि बोला है कि न्यूमेरिकल एग्जांपल चाहिए इसको बेहतर समझने के लिए, तो तब तक वेट करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स क्या है भैया, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स।
वेयर टू अप्लाई, कहां पर लगाना है सर, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। मैंने कई बार समझाया जब मैं प्रोसेस ट्रांजिशन डायग्राम या उससे पहले जब मैंने पीसीबीस की बात कर रहा था, हमें रेडी क्यू पर लगाना है। रेडी क्यू कहां पर होता है सर, रेडी स्टेट के अंदर होता है, तो इसलिए आंसर क्या है सर इसका, रेडी स्टेट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। अब ये क्वेश्चन इधर था तो इधर आ गया, लेकिन कोई बात नहीं। हु विल अप्लाई, कौन अप्लाई करेगा सर ये शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, शॉर्ट क्या है सर यहाँ पर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, STS, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। जैसे कि मैंने बोला था कि सर शॉर्ट टर्म शेड्यूलर इज मेकिंग डिसीजन दैट व्हिच प्रोसेस विल गो नेक्स्ट ऑन टू द सीपीयू बाय यूजिंग सम सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, वो आपको याद होगा। ठीक है, चलिए सो नाउ नेक्स्ट वन, व्हेन टू अप्लाई, कब अप्लाई करना है सर, कब अप्लाई करना है, क्या ऐसी सिचुएशन है जहां पर आप शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को एक्टिवेट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम को याद करना पड़ेगा। देखो अभी देखते हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा फिर से डिजाइन कर लेता हूँ, यहीं पर डिजाइन कर लेंगे ताकि ये चीजें आसान हो जाए। ठीक है, चलिए ये क्या है सर, मेरा रेडी स्टेट, और यहां पर मैं ले रहा हूं सर न्यू स्टेट, क्योंकि मुझे जगह भी बनाना है। ठीक है, और दिस इज व्हाट सर, रनिंग स्टेट, एंड दिस इज व्हाट सर, टर्मिनेशन स्टेट, टर्मिनेट। और यहां पर सर हम ले रहे हैं ब्लॉक और वेट स्टेट। ठीक है, चलिए अब देखते हैं भैया क्या है क्या नहीं। आईओ रिक्वायर है, और ये क्या है सर, आईओ कंप्लीटेड है। और ये सर प्रीएम्पशन है, जहां पर बेस्ड ऑन द टाइमर और बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी वी आर प्रीएम्प्टिंग द प्रोसेस। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सर, एक एक करके देखते हैं क्या है क्या नहीं। व्हेन टू अप्लाई, अब देखो यहां पर एक एक चीज देखते हैं। पहला सवाल, व्हेन प्रोसेस इज मूविंग फ्रॉम रनिंग स्टेट टू व्हाट्स टर्मिनेट स्टेट। मान लो कि एक प्रोसेस रेडी क्यू में आया, ठीक है, हमने उसको सीपीयू पर शेड्यूल किया, ठीक है, ठीक है, और जब सीपीयू पर रन हो रहा था तो क्या हुआ सर, दूसरे और भी प्रोसेस आए P2 P3 इनसाइड द रेडी स्टेट। ठीक है, चलिए अब ये प्रोसेस जब अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके टर्मिनेशन स्टेट पे चला जाएगा तो जाहिर सी बात है सीपीयू खाली हो जाएगा, और जब सीपीयू खाली हो जाएगा तो क्या करते हैं सर, हम क्या करते हैं सर, तुरंत मल्टी प्रोग्रामिंग के अप्रोच के हिसाब से जब भी सीपीयू खाली होता है तो मेन मेमोरी में जो प्रोसेस पड़ा हुआ है जिसको रन करना है उसको हम इमीडिएटली क्या करते हैं सर, शेड्यूल करते हैं। लेकिन ये डिसीजन मेकिंग कौन करता है सर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर करता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर करता है। आई बात समझ में, क्योंकि सीपीयू खाली हो चुका है और रेडी स्टेट में क्या सर, एक से ज्यादा प्रोसेस है, तो मुझे ये डिसीजन मेकिंग करना है कि भैया कौन सा नेक्स्ट जाएगा। तो एक शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को एक्टिवेट करने का तरीका है। नेक्स्ट वन, रनिंग टू व्हाट सर, वेट, रनिंग टू व्हाट सर, वेट, रनिंग टू वेट। ठीक, रनिंग टू क्या है सर, वेट। चलो रनिंग टू वेट, तो अब यहां पर क्या है सर, देखिए एक प्रोसेस P1 जब सीपीयू पर रन हो रहा था, अगर वो ब्लॉक स्टेट यानी कि सर वेट स्टेट पर चला जाए तो जाहिर सी बात है फिर से सीपीयू खाली हो गया, और सीपीयू जब भी खाली होगा तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करेगा सर, तुरंत दूसरा प्रोसेस को भेज देगा। आई बात समझ में, ठीक है, चलिए द नेक्स्ट वन, रनिंग टू रेडी। फिर से सर अगर प्रोसेस P1 रन हो रहा है, ठीक है, मान लो कि सिस्टम में हाई प्रायोरिटी प्रोसेस P3 आ गया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा भैया, P1 को हटाना पड़ेगा, और जैसा आप P1 को हटाते हो तो सीपीयू खाली है, तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करता है सर, इमीडिएटली शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करता है सर, दूसरे प्रोसेस को भेज देगा जो भी डिजर्व करता है। आई बात समझ में, ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। अब ये तीन सिचुएशन को गौर करके देखो, ये तीन जो सिचुएशन है, यहाँ पर एक चीज कॉमन है सर। क्या चीज कॉमन है सर, वो चीज ये है कि सीपीयू खाली कैसे हो रहा है। सीपीयू जब खाली हो रहा है तो ये जब शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या कर रहा है सर, दूसरे प्रोसेस को भेज रहा है। तो कब सीपीयू खाली हो रहा है सर, सीपीयू से कितने एरोज बाहर जा रहे हैं, एक देखो टर्मिनेशन स्टेट को जा रहा है, एक रिक्वायर्ड आईओ को जा रहा है, एक क्या कर रहा है सर, रेडी स्टेट को जा रहा है। और जब ये तीनों स्टेज में भी क्या है सर, मतलब आपको इतना भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ये चीज याद रख लो कि 3 लाइन्स यहाँ पर सीपीयू से बाहर निकल रही है, यानी कि सर 3 ऐसे मौके हैं जहां पर मैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को एक्टिवेट कर सकता हूं। आई बात समझ में, ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। क्यों एक्टिवेट करना है सर, क्योंकि सीपीयू खाली हो रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, वेट टू रेडी। अब ये प्रोसेस P1 कुछ देर के बाद अगर आईओ के लिए चला जाए, ठीक है, चलिए आईओ के लिए चला जाए, वो आईओ कर रहा है, ठीक है, चलिए अब क्या होगा भैया, जब ये आईओ कर रहा है तो क्या हो जाएगा, देखो यहां पर कोई और प्रोसेस रन होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है, चलिए होने दो, कोई बात, मान लो कि P2 रन हो रहा है, ठीक है, चलिए जब ये प्रोसेस अपना आईओ कंप्लीट करके फिर से रेडी स्टेट में आए, और मान लो कि प्रोसेस P1 का प्रायोरिटी सबसे हाई है एज कंपेयर विद द एनी प्रोसेस इनसाइड द रेडी स्टेट, तो आप क्या करोगे, इमीडिएटली क्या करेगा भैया
ये प्रोसेस P2 को ऑपरेटिंग सिस्टम हटा देगा और इमीडिएटली शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करेगा भैया, प्रोसेस P1 को फिर से शेड्यूल करेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है सर रेडी स्टेट में अगर हाई पीरियोडिक प्रोसेस है तो आप उसको वेट करने के लिए तो नहीं बोल सकते, आपको लो पीरियोडिक प्रोसेस को सीपीयू से हटाना पड़ेगा और हाई पीरियोडिक प्रोसेस को शेड्यूल करना पड़ेगा। होप यू अंडरस्टूड दिस वन। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट वन न्यू टू रेडी। अब यहां से देखिए प्रोसेस P1 यहां पर मान लो कि रन हो रहा है। ठीक है, चलिए अब यहां पर क्या हुआ सर, एक नया प्रोसेस आया P4 जिसका प्रायोरिटी हाई है, तो मैं यहां पर P4 की जगह पर मैं क्या लिख रहा हूं सर, PH लिख देता हूं ताकि आपको याद रखने में आसानी हो जाए। ठीक है, मैं थोड़ा सा PH लिख देता हूं उसको। हाँ, PH हाई पीरियोडिक प्रोसेस। ठीक है, तो हाई पीरियोडिक प्रोसेस अगर आ जाए रेडी स्टेट में तो सिंपल सी बात है सर, क्या करना पड़ेगा सर, वही बात होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा सर, प्रोसेस P1 को हटा देगा क्योंकि PH की प्रायोरिटी सबसे हाई है तो वो डिजर्व करता है, और जैसा प्रोसेस P1 को हटा देगा तो CPU खाली हो जाएगा। अब जब CPU खाली हो जाएगा तो क्या करेंगे भैया, क्योंकि PH मेन मेमोरी के अंदर आ चुका है, ठीक है, तो क्या करेगा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर उसको शेड्यूल के लिए डिसीजन मेकिंग करेगा, तो एक्टिवेट हो जाएगा वो चीज। ये कुछ सिनारियोस यहाँ पर रखे हैं ताकि आपको चीजों में ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी हो जाए, क्योंकि कभी कभी होता है कि इस तरह के क्वेश्चन, देखिए MSQs में क्या होता है सर, एक ही कॉन्सेप्ट के मल्टीपल क्वेश्चंस को पूछा जाता है, सिंपल सी बात है, मैक्सिमम तौर पे। ठीक है, मैक्सिमम ऐसे ही सवाल बनते हैं, तो यहाँ पर भी सर ये चीज हो सकती है, यहाँ पर MSQs बन सकते हैं या फिर 1 मार्क का क्वेश्चन भी बन सकता है। ये 5 सिनारियोस है तो 5 सिनारियोस में तो एक ना एक सिनारियो तो लगेगा आपको। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट वन। अभी देखते हैं सर एक एल्गोरिदम जिसको हम कहते हैं सर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो क्राइटेरिया क्या है सर इसका, यहाँ पर अराइवल टाइम है, ठीक है, और मोड क्या है सर, नॉन प्रीएम्प्टिव। मोड क्या है सर, नॉन प्रीएम्प्टिव। यहाँ पर सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में सर कुछ बातें हैं, क्लियर कर दूं। क्या बातें हैं सर, यहाँ पर 5 से 6 ऐसी बातें हैं, अगर आप इस चीज को कैच करते हो तो सर इसमें इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो क्या क्या बातें हैं सर मैं बीच बीच में हाईलाइट करता रहूंगा, लेकिन एक बात बता दूं, इस एल्गोरिदम को ये सोच के मत छोड़ना कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, बहुत ईजी है, लेकिन वो 5 से 6 बातें में से सर बहुत सारी बातें मैं यहीं पर डिस्कस करूंगा ताकि आने वाले एल्गोरिदम में चीजें आपकी आसान हो जाए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सर वो चीज क्या है क्या नहीं है यहाँ पर। ठीक है, चलो। तो नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब सर यहाँ पर टेक्निकली हमें पता है कि सर प्रोसेस रिलीजिंग द रिसोर्सेज वॉलंटरली, यानी कि सर वो खुद से ही रिसोर्सेज को छोड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर हम जिस तरह की प्रॉब्लम सॉल्विंग हम करेंगे, जैसे कि अगर आप देख रहे हो यहाँ पर कोई आईओ वाला कॉलम नहीं, सिर्फ बस टाइम दिया गया है, यानी कि सर इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वी आर टेकिंग वन अनरियलिस्टिक अजम्पशन दैट प्रोसेस इज नॉट गोइंग फॉर द आईओ, लेकिन रियलिटी में प्रोसेस आईओ के लिए जाता है, और उस तरह की प्रॉब्लम हम सेपरेट डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लेना। ठीक है, चलिए तो यहां पर एक पहला प्रॉब्लम ले रहा हूं सर। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे करना है, क्या करना है। देखो ये क्या है सर, आपका सीपीयू। हाँ ठीक है, तो पहला प्रोसेस आया P1 सर, कितनी देर के लिए रन हुआ सर, 2 यूनिट के लिए रन हुआ। दूसरा प्रोसेस आया सर P2, कितनी देर के लिए रन हुआ सर, 4 यूनिट के लिए रन हुआ, ये 6 हो गया सर आपका। ठीक है, चलिए तीसरा प्रोसेस आया सर P3, वो कितनी देर के लिए रन हुआ सर, 2 यूनिट के लिए रन हुआ, ये हो गया सर आपका 8। अगर मैं इस तरह से प्रोसेसेस को सीपीयू पर शेड्यूल करता जाऊंगा तो कहीं ना कहीं सर एक बात होगी। क्या बात होगी सर, जैसा जैसा नंबर ऑफ प्रोसेस यहां पर बढ़ते जाएंगे वैसा वैसा मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा ये जानना कि किस पॉइंट पर किस प्रोसेस ने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया था। ठीक है, तो इसी चीज को सर सिंपल करने के लिए हम एक चीज का हेल्प लेते हैं जिसको हम कहते हैं सर गैंट चार्ट। जिसको हम क्या कहते हैं सर, गैंट चार्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। अब ये सीपीयू की तरह ही है, सीपीयू की तरह ही है। अब जैसे कि मैंने बोला था सर 5 से 6 पॉइंट्स है जिसको अगर आप कैच करते हो तो सीपीयू शेड्यूलिंग में कुछ भी नहीं है। पहला पॉइंट क्या है सर, सीपीयू हमेशा 0 से शुरू होता है, भले ही प्रोसेस आए या ना आए, सीपीयू हमेशा 0 से शुरू होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सर। पहला कौन आया सर, प्रोसेस P1 आया, तो प्रोसेस P1 को मैंने शेड्यूल किया, कितनी देर के लिए शेड्यूल किया सर, 2 यूनिट के लिए शेड्यूल। हाँ ठीक है सर, ग्रेट, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्या है सर यहाँ पर, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पर ये है कि अब देखो दूसरा पॉइंट ये है, जब ये प्रोसेस P1 रन हो रहा था सीपीयू पर तो 0 से लेकर 2 तक कितने प्रोसेस मेरे पास रेडी क्यू में आए, कितने प्रोसेस मेरे पास मेन मेमोरी के अंदर आए। ठीक है, चलिए कितने प्रोसेस आए सर यहाँ पर, P2 एक को आया और P3 2 को आया, तो कितना है सर, P2 और P3 है मेरे पास, ये 2 प्रोसेस है मेरे पास यहाँ पर। ठीक है, चलिए नॉर्मली सर हमें सवाल यहाँ पर ये आता है कि
प्रोसेस P1 के बाद मुझे कौन सा प्रोसेस CPU पर शेड्यूल करना चाहिए, तो बहुत ज्यादा बच्चे बोलते हैं सर P2। तो मेरा सवाल हमेशा ये होता है व्हाई नॉट P5, व्हाई नॉट P5? ये बात समझने की है और ये बात सारे CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है देखते हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। अगर आप गौर कर रहे हो 0 से लेकर 2 तक प्रोसेस P2 और P3 आया है, P5 तो आया ही नहीं। जब प्रोसेस P5 मेन मेमोरी के अंदर आया ही नहीं तो आप उसको डिसीजन मेकिंग में कंसिडरेशन करोगे ही नहीं। आई बात समझ में सर? ठीक है, ये पॉइंट कुछ इस तरह से है, जैसे कि मान लो कि आपके कॉलेज में एक TCS कंपनी आई, हाँ ठीक है सर, आने दो, बहुत अच्छी बात है। वहां पर उन्होंने क्या किया सर, TCS कंपनी ने ये डिक्लेयर किया कि हम 12 बजे से इंटरव्यू कंडक्ट करने वाले हैं, ब्लॉक नंबर C में आ जाना, इस तरह से, ठीक है। चलिए, तो अब क्या हुआ सर, यहाँ पर एक कमरा है जहां पर एक बंदा इंटरव्यू लेगा आपका। तो जैसा 12 बजे ये P1 आया। अब P1 जब आ रहा है सर, देखिए 0 पर, यहाँ पर 0 को मैं 12 ले रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो डायरेक्टली हम उसको क्या कर रहे हैं सर, CPU पे शेड्यूल कर रहे हैं, क्योंकि कोई और प्रोसेस कंपीट करने के लिए है ही नहीं प्रोसेस P1 के साथ। तो यहाँ पर सर जब भी ये P1 12 बजे बिल्डिंग के अंदर आया तो कोई स्टूडेंट है ही नहीं वहां पर, इंटरव्यू लेने वाला वेट कर रहा है, तो डायरेक्टली हम उसको सेंड करेंगे, क्योंकि उसको तो बिठा के रख नहीं सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन। अब जब ये P1 इंटरव्यू दे रहा था तो कितनी देर के लिए दिया सर उसने इंटरव्यू? 2 घंटे के लिए दिया। कितनी देर के लिए दिया सर? 2 घंटे के लिए दिया। जब ये इंटरव्यू 2 घंटे के लिए दिया है तो उस टाइम पे क्या हुआ सर, P2 और P3 भी रेडी क्यू में आ गए, P2 और P3 भी रेडी क्यू में आ गए, ठीक है। चलिए, यानी कि सर यहाँ पर 2 बंदे और आ गए, P2 और P3, दोनों भी आकर बैठे बाहर, ठीक है। चलिए, अब जब ये बंदा जब बाहर निकलेगा यहाँ से इंटरव्यू देकर, तो नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस जाएगा सर, नेक्स्ट कौन सा बंदा जाएगा सर? जो भी इन दोनों में से सर पहले आया था, जो भी आया था, ठीक है। तो यहाँ पर भी सर इन दोनों में से सर पहले कौन आया था सर, P2 आया था, तो हम P2 को शेड्यूल करेंगे सर। व्हाई नॉट P5? व्हाई नॉट P5 का मतलब ये है कि सर ये P5 कब आने वाला है सर, 4 बजे आने वाला है, इसको 4 बजे बोलते हैं, ठीक है। चलिए, और करंट टाइम कितना है सर, 2 बजे। जो बंदा बिल्डिंग में ही नहीं आया उसको आप कंसिडर कैसे करोगे? जो बंदा मेन मेमोरी में नहीं आया उसको आप सिलेक्शन क्राइटेरिया में कंसिडर कैसे करोगे? आई बात समझ में? हाँ, तो इसलिए सर हम P5 को शेड्यूल नहीं करते, और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है सारे CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के लिए। होप यू अंडरस्टूड दिस वन। यानी कि जब एक प्रोसेस रन हो रहा है तो उसके रन टाइम पे कितने प्रोसेस रेडी क्यू में आ रहे हैं, ये बात जानना बहुत जरूरी है अगर आपको चीजें सिंपल से याद रखनी है तो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर सर ये P2 और P3 में से डिसीजन मेकिंग होगा, P5 क्यों नहीं होगा सर? P5 आने वाला है 4 बजे, वो तो बिल्डिंग में ही नहीं आया। जो बंदा बिल्डिंग में नहीं आया उसको आप कैसे कंसिडर करोगे? यही है लॉजिक और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट वन, आई थिंक कितने 2 बातें होंगी, ठीक है। चलिए, अब तीसरी बात, एक CPU है, मल्टीपल प्रोसेस है, एक CPU मल्टीपल प्रोसेस है, एक से ज्यादा प्रोसेस है। P2 बोल रहा है कि मुझे CPU चाहिए, क्योंकि अगर वो मेन मेमोरी में तो जाहिर सी बात है वो CPU के लिए वेट कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो P2 बोल रहा है कि मुझे CPU चाहिए, P3 बोल रहा है कि मुझे CPU चाहिए, और दोनों को भी चाहिए। लेकिन हमें पता है कि सर एक CPU एक ही प्रोसेस को हैंडल करेगा, तो कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो नेक्स्ट CPU पर जाएगा? डोंट से सर प्रोसेस P2, ओके फाइन, ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड दिस वन। जब भी एक CPU और मल्टीपल प्रोसेस रेडी क्यू में होते हो तो आप जो भी एल्गोरिदम यूज कर रहे हो, डजंट मैटर विच एल्गोरिदम यू आर यूजिंग, ठीक है। इसलिए बोला था कि 5 से 6 बातें यहीं पर बता दूंगा, ज्यादा से ज्यादा बता दूंगा, ताकि आपको आगे यही रिपीटेड टास्क लगे, आपको ये ना लगे कि यार ये क्या नया है, ये क्या नया है। ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ पुराना ही है, ठीक है। समझने का तरीका नया होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा सर, जब भी रेडी क्यू में एक से ज्यादा प्रोसेस होंगे तो जो भी एल्गोरिदम आप यूज कर रहे हो उस एल्गोरिदम का सिलेक्शन क्राइटेरिया यूज करो, ठीक है। तो किसी भी एल्गोरिदम का सिलेक्शन क्राइटेरिया को एक्टिवेट करने के लिए मिनिमम आपको कितने प्रोसेस चाहिए सर? मिनिमम 2 प्रोसेस चाहिए, मिनिमम 2 प्रोसेस चाहिए आपको एल्गोरिदम का सिलेक्शन क्राइटेरिया को एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है। चलिए, द नेक्स्ट वन, तो यहां पर देखते हैं, तो दोनों में कौन आया था सर? पहले P2 आया था, तो मैंने P2 को शेड्यूल किया। कितनी देर के लिए रन होगा सर? ये 4 यूनिट के लिए, तो ये होगा सर आपका 6, ये होगा सर आपका 6, हाँ ठीक है सर। अभी देखो 2 से लेकर 6 के बीच में, तो जाहिर सी बात है सर ये मैक्सिमम 4 तो यहीं पर हमने कवर कर लिया, यानी कि सर सारे के सारे बचे हुए प्रोसेस पूरे आएंगे। क्या कौन सा सर? P3 आएगा, P4 आएगा, P5 आएगा। आई बात समझ में? यानी कि सर जब पर्सन P2 अंदर गया था इंटरव्यू देने के लिए, जब वो बाहर निकला तो कितनी देर के बाद निकला सर? 4 घंटे के बाद निकला। और इस 4 घंटे में क्या हुआ सर? 4 घंटे में सर सारे के सारे बंदे आ गए, सारे के सारे बंदे आ गए, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर एक चीज ये है, उन TCS वालों ने बोला है कि भैया हम 12 बजे से इंटरव्यू शुरू करेंगे और 4 बजे बिल्डिंग का गेट बंद कर देंगे, बिल्डिंग का गेट बंद कर देंगे। यानी कि सर 4 बजे तक जितने लोग अंदर आए उन्हीं का इंटरव्यू होता रहेगा। तो क्या हुआ सर?
मैं लास्ट प्रोसेस जो आया सर 4 बजे आया, इसका मतलब यही है और कुछ नहीं, ठीक है, इस चार्ट के हिसाब से, ठीक है। अभी देखो इन तीनों प्रोसेस में से सर किस प्रोसेस को आप शेड्यूल करोगे, सर जिसका भी अराइवल टाइम सबसे कम होगा। किसका अराइवल टाइम सबसे कम है सर, P3 का है, तो P3 को शेड्यूल करो। कितनी देर के लिए रन होगा सर, ये 2 यूनिट के लिए रन होगा, तो कितना होगा, ये 8 हो जाएगा। ग्रेट। अभी कितने प्रोसेस रेडी क्यू में है, P4 और P5 है। अब इन दोनों प्रोसेस में से सर किस प्रोसेस को आप शेड्यूल करोगे, सर जिसका भी अराइवल टाइम सबसे कम होगा। किसका अराइवल टाइम सबसे कम है सर, P4 का कम है, तो मैं P4 को शेड्यूल कर रहा हूं। कितनी देर के लिए रन हो रहा है सर, ये 7 यूनिट के लिए रन हो रहा है सर, आई बात समझ में, ठीक है। तो कितना होगा भैया, ये होगा 15 आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, अभी क्या है सर, लास्ट प्रोसेस P5 बचा है, तो मैं प्रोसेस P5 को शेड्यूल कर रहा हूं, ठीक है। और देखिए जब प्रोसेस लास्ट हो तो मैं कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया भी नहीं देख रहा, डायरेक्टली शेड्यूल कर रहा हूं, क्योंकि एक सीपीयू एक प्रोसेस वाली बात आ गई थी वहां पर, ठीक है। चलिए तो मैं यहाँ पर कितने 9 यूनिट के लिए रन करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा भैया, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो देखते हैं सर इसका कंप्लीशन टाइम कितना है। कंप्लीशन टाइम कितना है सर, प्रोसेस P1 का, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं, 2 है। प्रोसेस P2 का 6 है। प्रोसेस P3 का 8 है। प्रोसेस P4 का 15 है। प्रोसेस P5 का 24, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, टर्न अराउंड टाइम अब कितना होगा सर, फार्मूला क्या है सर, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो 2 में से 0 निकलने पर कितना होगा भैया, 2 होगा। 6 में से 1 निकलने पर कितना होगा भैया, 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन क्या है सर, 8 में से 2 निकलने पर 6 हो जाएगा। 15 में से 3 निकलने पर 12 हो जाएगा। 24 में से 4 निकलने पर 20 हो जाएगा। तो इस चीज को मुझे थोड़ा सा रब करना पड़ेगा, बिकॉज आई नीड सम स्पेस, ठीक है। चलिए तो यहां पर क्या है सर, नेक्स्ट वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम क्या है सर, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। तो 2 में से 2 निकलने पर 0, 5 में से 4 निकलने पर 1, 6 में से 2 निकलने पर 4, 12 में से 7 निकलने पर कितने हो जाएंगे भैया, 5, और 20 में से 9 निकलने पर कितने हो जाएंगे सर, आपके 11। जनरली वो पूछते क्या है सर, जनरली बहुत सारे क्वेश्चन है सर गेट में, एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। चलिए तो एवरेज वेटिंग टाइम अगर आप देख रहे हो, एवरेज वेटिंग टाइम अगर आप देख रहे हो कितना है सर, यहां पर 16, 20, 21, 21 बाय कितने प्रोसेस है भाई, 5। और टर्न अराउंड टाइम कितना है सर, यहां पर देखिए एवरेज 32, 38, 40, 45, 45 बाय 5। शेड्यूल लेंथ कितना है सर, मैक्सिमम कंप्लीशन टाइम माइनस मिनिमम अराइवल टाइम। जैसे कि मैंने बोला था कि उसके लिए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमम अराइवल टाइम कितना है भैया, मैक्सिमम कंप्लीशन टाइम कितना है, 24। मिनिमल अराइवल टाइम कितना है सर, 0। 24 माइनस 0 शेड्यूल लेंथ, -0 इक्वल्स टू व्हाट सर, 24। सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन, ठीक है। सिंपल सा प्रॉब्लम है, कोई खास बात नहीं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं बिना कोई दिक्कत के। नेक्स्ट वन अब यहां पर देखो, एक प्रॉब्लम ले रहा हूं मैं। सबसे पहले सीपीयू ऑलवेज स्टार्ट विद द 0, हाँ ठीक है सर। लेकिन क्या 0 पर कोई और प्रोसेस है सर, नहीं है। तो पहला प्रोसेस कब आ रहा है सर, 1 पर आ रहा है। तो क्या है सर, 0 to 1 CPU रिमेन्स आइडल ऑन 1 विच प्रोसेस यू आर शेड्यूलिंग सर, प्रोसेस P3। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं सर, डायरेक्टली क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, तो P1 को शेड्यूल करने की कोशिश करते हैं। भैया हम आईडी पर शेड्यूल नहीं कर रहे प्रोसेस को, अराइवल टाइम पे शेड्यूल कर रहे हैं। पहला बंदा जो वहां पर बिल्डिंग में आया वो 1 बजे आया, किस उसका नाम P3 है, आई बात समझ में। इसका नाम क्या है सर, P1 है, लेकिन वो 5 बजे आया। तो आप जाहिर सी बात है P3 को पहले अहमियत दोगे। आपकी अहमियत किसको रहेगी, P3 को रहेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन। सो यहाँ पर कितनी देर के लिए रन होगा सर, P3 4 यूनिट के लिए रन होगा। तो ये हो जाएगा सर आपका 5, हाँ ठीक है सर। अब 1 से लेकर 5 के बीच में अगर आप देख रहे हो तो सर मैक्सिमल अराइवल टाइम यहाँ पर कितना है सर, 5 है। यानी कि सर सारे के सारे प्रोसेस रेडी क्यू में आ गए, ठीक है। चलिए तो कितने प्रोसेस है सर हमारे पास रेडी क्यू में, P1, P2, P4, P5, ये सारे के सारे प्रोसेस रेडी क्यू में, हाँ ठीक है सर। अब किस प्रोसेस को आप शेड्यूल करोगे सर, किस प्रोसेस को आप शेड्यूल करोगे, देखते हैं। अगर ये 4 प्रोसेस रेडी क्यू में है
तो देखते हैं सर किसको शेड्यूल करना है। तो मैंने जैसा बोला था कि एक सीपीयू और मल्टीपल प्रोसेस अगर रेडी क्यू में रहेंगे तो जाहिर सी बात है उस एल्गोरिथम का सिलेक्शन क्राइटेरिया यूज करेंगे। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया के हिसाब से जो नेक्स्ट प्रोसेस है सर वो P4 डिजर्व करता है, सर P4 डिजर्व करता है। तो मैं नेक्स्ट प्रोसेस P4 को शेड्यूल कर रहा हूं जो कि 7 यूनिट रन करेगा, ये हो जाएगा सर आपका 12। ठीक है सर, ग्रेट। तो हमारा कौन से प्रोसेस खत्म हो गए सर, P3 और P4 खत्म हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस P2 कितना सर, 1 यूनिट के लिए, तो ये हो जाएगा सर आपका 13 और ये खत्म। अब कौन सा है सर, प्रोसेस P5 कितनी देर के लिए सर, 4 यूनिट के लिए, ये हो जाएगा सर 17। ठीक है, और ये खत्म। नेक्स्ट कौन सा है सर, प्रोसेस P1 कितनी देर के लिए सर, 2 यूनिट, 19। सिर्फ कंप्लीशन टाइम कैलकुलेट करते हैं सर, क्योंकि देखो मैं बार बार अगर आपको बोलूंगा कि टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम कैलकुलेट करोगे तो इट विल वेस्ट योर टाइम, बिकॉज क्योंकि देखो अगर आपको करेक्ट कंप्लीशन टाइम आता है तो आपको टर्न अराउंड टाइम भी आएगा करेक्ट, क्योंकि फार्मूला बेस्ड है, कुछ नहीं है। और टर्न अराउंड टाइम अगर करेक्ट आता है तो वेटिंग टाइम भी आ जाएगा सर, कोई खास बात नहीं। ठीक है, चलिए, तो मेरा ज्यादा फोकस यहाँ पर कंप्लीशन टाइम पे रहेगा, लेकिन हाँ बीच बीच में मैं या फिर गेट के प्रॉब्लम सॉल्व जब करूंगा तो वेटिंग टाइम पे भी आएंगे, टर्न अराउंड टाइम पे भी आएंगे, सब पे आएंगे, लेकिन बार बार उस चीज को करना कहीं ना कहीं वेस्ट ऑफ टाइम है। ठीक है, चलिए, तो देखते हैं सर कंप्लीशन टाइम क्या है। प्रोसेस P1 कितना है, 19। प्रोसेस P2 13। प्रोसेस P4 12। प्रोसेस P3 एक्चुअली, प्रोसेस P3 नॉट प्रोसेस P। तो फिर से देखते हैं, प्रोसेस P1 19, प्रोसेस P2 13, ठीक है, प्रोसेस P3 5, प्रोसेस P4 12, प्रोसेस P5 17। ये कुछ कंप्लीशन टाइम है सर, ये कुछ कंप्लीशन टाइम है। ठीक, सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन। ठीक है, आप चाहे तो उसे टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम भी निकाल सकते हो, कोई खास बात नहीं। ठीक है, तो अभी देखते हैं सर नेक्स्ट वाला, यहां पर देखिए एक चीज है सर, इससे पहले वाले प्रॉब्लम सर देने की वजह क्या थी, क्योंकि आपको ये चीज याद रहे कि जब कोई प्रोसेस नहीं आ रहा है तो उस टाइम पे सीपीयू खाली रहेगा। एक पॉइंट को ऑब्जर्वेशन में लेने के लिए ये प्रॉब्लम दी है। अब ये तीसरा प्रॉब्लम क्यों दे रहा हूं सर मैं, तीसरा प्रॉब्लम इसलिए दे रहा हूं कि सर अगर मान लो कि 2 प्रोसेस एक साथ आते हैं तो उस सिचुएशन में आप किस प्रोसेस को शेड्यूल करोगे, टाई जब होता है तो क्या होता है। देखिए, अगर आप गौर करके देख रहे हो तो अराइवल टाइम क्या है सर, ईयर मैचिंग। ठीक है, चलिए देखते हैं सर क्या होगा क्या नहीं। आसान सा एल्गोरिथम, कोई खास बात नहीं, अभी आसान लगने लगेगा। और ऑन जीरो क्या कोई प्रोसेस आया सर, नहीं आया, सीपीयू रिमेन्स आइडल। तो पहला प्रोसेस कब आया सर, प्रोसेस P1 आया। ठीक है सर, प्रोसेस P1 को मैंने शेड्यूल किया, कितनी देर रन होगा सर, 2 यूनिट, तो ये होगा सर 1 + 2 3, 1 + 2 कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 1 से लेकर 3 के बीच में कितने नए प्रोसेस आए सर, अगर आप गौर कर रहे हो तो सिर्फ P2 आया है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली प्रोसेस P2 को शेड्यूल कर रहा हूँ, कितनी देर रन होगा सर, 3 यूनिट रन होगा, तो ये हो जाएगा सर आपका 6। ठीक है सर, ग्रेट। नेक्स्ट वन 3 से लेकर 6 के बीच में अगर आप गौर करके देख रहे हो तो ओनली प्रोसेस P3 आया है, क्योंकि नेक्स्ट प्रोसेस 7 और 8 पे है, तो जाहिर सी बात है मैं प्रोसेस P3 को शेड्यूल करूंगा। कितनी देर के लिए रन होगा सर, ये 5 यूनिट के लिए रन होगा, 5 यूनिट के लिए रन होगा। आई बात समझ में। ठीक है, तो 5 यूनिट ये होगा, तो ये होगा सर आपके 11। अब जब ये 6 से लेकर 11 के बीच में ये 3 के 3 प्रोसेस आए, मेरे पास रेडी क्यू में P4 है, मेरे पास रेडी क्यू में P5 है, मेरे पास रेडी क्यू में P6 है। अब इन 3 प्रोसेस में से आप किसको शेड्यूल करोगे सर, जिसका भी मिनिमल अराइवल टाइम रहेगा। किसका मिनिमल अराइवल टाइम है सर, प्रोसेस P4 का है। कैन आई शेड्यूल प्रोसेस P4? नो, प्रोसेस P5 का भी तो सेम ही है ना। यानी कि सर यहां पर P4 और P5 दोनों भी एक ही टाइम पे आए, दोनों का टाई हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, if arrival times are matching then schedule the process based on the id, that is lower id first। ठीक है, चलिए, तो जिसका भी आईडी सबसे कम होगा उसको आपको शेड्यूल करना है। तो P4 का क्या है सर, 4 है, और ये प्रोसेस का कितना है सर, 5 है, तो मैं प्रोसेस P4 को चुनूंगा क्योंकि 4 5 से छोटा होता है। ठीक है, चलिए, तो कितना सर, 5 यूनिट, तो ये हो जाएगा सर आपका 16। फिर नेक्स्ट P5 और P6 बचा है सर रेडी क्यू में। कौन से प्रोसेस बचे हैं सर, P5 और P6 बचा है, तो जाहिर सी बात है मैं P5 को अहमियत दूंगा, बिकॉज 7 इज स्मॉलर देन 8। तो कितना सर, ये 19 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कौन सा है सर, P6 है, कितना सर, 7 यूनिट, तो ये कितना हो जाएगा सर, 26 हो जाएगा। इस तरह से हम क्या करते रहेंगे सर, प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। कितना आसानी से किया सर, कोई खास बात नहीं है। रीजन क्या है कि सर ये आसान लगने का, क्या मैंने जो भी पॉइंट्स दिया है आपने उसको गौर से सुना है और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए, वही पॉइंट को रिपीट करते रहना, कोई नया काम नहीं है। देखिए होता क्या है सीपीयू शेड्यूलिंग में, एल्गोरिथम बदलता है तो जिसकी वजह से उसका नाम बदलता है, एल्गोरिथम के साथ उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया भी बदलता है।
यानी कि एल्गोरिदम के नाम के साथ साथ सिलेक्शन क्राइटेरिया भी बदलता है। और हमें पता है सर सिलेक्शन क्राइटेरिया कब यूज करना है, कब यूज करना है सर, जब भी रेडी क्यू में एक से ज्यादा प्रोसेस हो, बस खत्म, और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहां पर देखिए, और केसेस, जनरली मैं उसको केसेस बोलता हूं, ठीक है, केसेस बोलता हूं। केस वन लेते हैं, ठीक है। चलो, क्या है सर ये केस वन? आई एम आस्किंग यू टू कैलकुलेट एवरेज वेटिंग टाइम। एवरेज वेटिंग टाइम कितना होगा सर, देखते हैं। जैसे कि मैंने बोला था, बीच बीच में बोलता रहूंगा कि एवरेज कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन हर बार नहीं। अब यहां पर बोलने का रीजन क्या है सर, एक छोटा सा रीजन, उसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। ऑन जीरो कौन सा प्रोसेस आया सर, प्रोसेस P1 आया, कितनी देर के लिए रन हुआ सर, 20 यूनिट के लिए रन हुआ, तो ये होगा सर आपका 20। अब नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट प्रोसेस P2 आया, कितनी देर के लिए रन हुआ सर, 2 यूनिट के लिए रन हुआ, तो जाहिर सी बात है ये 22 हो गया। और नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस आया सर, प्रोसेस P3 आया, कितनी देर के लिए रन हुआ सर, 2 यूनिट, तो ये होगा सर आपका 24। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सर इनका वेटिंग टाइम कितना लिख लेगा, कंप्लीशन टाइम पहले निकालते हैं। तो प्रोसेस P1 का कितना है भैया, 20 है, प्रोसेस P2 का कितना है, 22 है, प्रोसेस P3 का कितना है भैया, 24। ठीक है, चलिए आ गया। अब देखते हैं सर टर्न अराउंड टाइम कितना है, टर्न अराउंड टाइम कितना है, TAT, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। 20 में से अगर 0 निकलता है तो कितना है भैया, 20 है, ठीक है, कितना है, 20 है। 22 में से अगर 1 निकलता है तो कितना होगा भैया, 21 हो गया। 24 में से अगर 2 निकलता है, टर्न कंप्लीशन टाइम माइनस व्हाट सर, अराइवल टाइम, 24 में से अगर 2 निकलता है तो कितना होगा भैया, 22 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं सर वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। 20 में से अगर 20 निकलता है 0, 21 में से अगर 2 निकलता है 19, 22 में से अगर 2 निकलता है 20, तो क्या बोला था सर, एवरेज वेटिंग टाइम की बात हुई थी हमारी, एवरेज वेटिंग टाइम। तो कितना होगा सर यहाँ पर, 19 + 20 39, 39 बाय कितना सर, 3 प्रोसेस, तो विच इज इक्वल टू व्हाट सर, 13, विच इज इक्वल टू व्हाट सर, 30। आई बात समझ में सर, ठीक है, चलिए अब देखते हैं सर केस 2, इसको तो मैंने केस 1 बोला है, ठीक है, चलिए अब केस 2 उसको मैं बोलता हूं। केस 2 में क्या है सर, देखते हैं। यहां पर भी एवरेज वेटिंग टाइम ही कैलकुलेट करना है, तो देखते हैं कैसे करना है, क्या करना है बिना वक्त गवाए। ऑन जीरो कौन सा प्रोसेस आया सर, P2 आया, कितनी देर के लिए रन होगा, 2 यूनिट के लिए रन होगा, ठीक है। और 0 से 2 के बीच में कोई नया प्रोसेस आया सर, P3 और P4 आया, तो जाहिर सी बात है मैं P3 को शेड्यूल करूंगा पहले, वो रन होगा 2 यूनिट, तो ये होगा सर आपके 4। और लास्ट में कितना है सर, प्रोसेस P1 कितनी देर के लिए रन होगा सर, 20 यूनिट, तो ये कितना हो जाएगा भैया, 24। ठीक है, तो देखते हैं इसका एवरेज वेटिंग टाइम कितना निकलेगा। तो सबसे पहले कंप्लीशन टाइम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस P2 का कंप्लीशन टाइम कितना है भैया, 2 है। प्रोसेस P3 का कंप्लीशन टाइम कितना है भैया, 4 है। प्रोसेस P1 का कंप्लीशन टाइम कितना है भैया, 24 है। आई बात समझ में, ठीक है, चलिए तो देखते हैं सर टर्न अराउंड टाइम कितना है। कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, 2 माइनस 0 2, 4 माइनस 1 3, 24 माइनस 2 22। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, वेटिंग टाइम देखते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट वेटिंग टाइम ही है ना सर। तो टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, 2 में से 2 निकलने पर 0 हो गया सर, 3 में से 2 निकलने पर कितना होगा सर, 1 हो गया। 22 में से अगर 20 निकलते हैं तो कितना होगा भैया, 2 हो गया। तो कंप्लीटली कितना होगा सर, 1 + 2 = 3 एंड 3/3 इक्वल्स टू कितना होगा भैया, 1 होगा। आपका एवरेज वेटिंग टाइम कितना आ रहा है भैया, 1 आ रहा है। यहां पर एक मुद्दा क्या है सर, सुनो, कितने प्रोसेस है हमारे यहाँ पर, 3 प्रोसेस है, ठीक है। कलेक्टिवली कितना बस टाइम है सर, 24 है। और एवरेज वेटिंग टाइम कितना है सर, 1 है। अब यहां पर भी देखो कितने प्रोसेस है, 3 प्रोसेस है, कलेक्टिवली बस टाइम कितना है सर, 24 है, और एवरेज वेटिंग टाइम कितना है सर, 13 है। तो इतना बड़ा डिफरेंस क्यों, क्योंकि रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि यहां पर जो केस 1 में जो पहला प्रोसेस आया था सर, वो बहुत बड़ा प्रोसेस था, जिसकी वजह से सर लास्ट प्रोसेस को कब चांस मिल रहा है सर, 22 पर चांस मिल रहा है। तो इसलिए सर इनका एवरेज वेटिंग टाइम बढ़ रहा है सभी प्रोसेस का। ठीक है, चलिए अब यहां पर दूसरे केस में जाओ। इनिशियल जो प्रोसेस आया था सर, वो छोटे छोटे प्रोसेस थे, जिसकी वजह से लास्ट प्रोसेस को कब चांस मिल रहा है सर, 4 पर मिल रहा है। तो जिसकी वजह से हो क्या गया भैया, यहां पर देखो गौर करने वाली बात क्या है, तो इनका एवरेज वेटिंग टाइम घट रहा है एक्चुअली, क्योंकि
छोटे छोटे प्रोसेस को हमने शुरू में शेड्यूल किया है, तो जो बड़ा प्रोसेस है वो लास्ट में आया, जिसकी वजह से सर एवरेज वेटिंग टाइम घट रहा है। वेटिंग टाइम क्या है सर? वेटिंग टाइम ऑफ द प्रोसेस कहाँ पर से? रेडी क्यू में जो वेट करता है ना सर, यहाँ पर जो रेडी क्यू में वेट कर रहा है कि सीपीयू मुझे कम मिलेगा, तो उसको मिल गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। इसको सर केस वन को हम कहते हैं सर कॉनवॉय इफेक्ट। कॉनवॉय इफेक्ट क्या कहते हैं सर? कॉनवॉय इफेक्ट कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉनवॉय इफेक्ट सर? इन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इफ एनी प्रोसेस हैज द लार्ज बस टाइम other than the last process, then average waiting time of the processes will get increased, and this effect is called what sir? Conway effect। ठीक है, चलिए तो मैं इसको थोड़ा सा लिखने की कोशिश करूंगा, शायद मैंने लिखा या नहीं पता नहीं। चलो, Conway effect। In first come first serve, if any process has large burst time other than the last process, then it will affect on average waiting time of the processes। Average waiting time of the processes। This effect is called Conway effect। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड व्हाट सर? कॉनवे इफेक्ट। लेकिन सर मुझे एक डाउट है, क्या है सर? मैंने कभी ऐसा देखा नहीं कि अदर देन द लास्ट प्रोसेस, क्योंकि नॉर्मली ये चीज डेफिनेशन में नजर नहीं आती। आपने क्यों ऐड किया? हाँ बिल्कुल ऐड किया है सर, क्यों ऐड ना करूं? क्योंकि समझने की कोशिश करो मुद्दे को। देखो, अगर मान लो कि मैं अदर देन द लास्ट प्रोसेस नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि सर इन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इफ एनी प्रोसेस हैज द लार्ज बस टाइम देन इट विल अफेक्ट ऑन द एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ द प्रोसेसेस, देन दिस इफेक्ट इज कॉल्ड व्हाट सर? कॉनवे इफेक्ट। मैंने अदर देन द लास्ट प्रोसेस की बात निकाल दी, तो आप बोलोगे हाँ ठीक है सर, आप बोलोगे हाँ सर ठीक है, यहाँ पर पहला प्रोसेस बड़ा है तो जिसकी वजह से सर एवरेज वेटिंग टाइम बहुत बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए, लेकिन सर यहाँ पर भी देखिए सर, प्रोसेस P1 का भी तो बस टाइम बहुत बड़ा है, तो फिर यहाँ पर क्यों नहीं बढ़ रहा उसके हिसाब से? इसलिए ऐड किया, इसलिए बोला सर अदर देन द लास्ट प्रोसेस, क्योंकि सर लास्ट प्रोसेस के लिए कोई बंदा वेट नहीं कर रहा। जब कोई बंदा वेट नहीं करने का मतलब क्या है सर? ये जो 20 यूनिट्स का जो डिफरेंस है ना सर, वो 20 यूनिट्स का डिफरेंस काउंट नहीं हो रहा है एक्चुअली। आई बात समझ में सर? तो नोबडी इज वेटिंग फॉर द लास्ट प्रोसेस टू कंप्लीट। ठीक है, क्योंकि वो खुद ही लास्ट है, तो उसके बाद तो सारी चीजें खत्म है, तो इसलिए सर अदर देन द लास्ट प्रोसेस, इसलिए बोला है मैंने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, परफॉर्मेंस ऑफ दिस एल्गोरिथम देखते हैं। इट इज सिंपल टू इंप्लीमेंट। जब भी आप इसको इंप्लीमेंट करोगे तो सिंपलेस्ट डेटा स्ट्रक्चर यूज करोगे, सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, इस तरह से। ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर यूज करने की जरूरत नहीं है। फेयर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, फेयर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, यहाँ पर सर सबको चांस मिलेगा, फेयर रहेगा। यानी कि सर जो बंदा जब आया था उसको तभी चांस मिलेगा, पहले वाले जो बंदा पहले आया था उसको चांस मिलेगा पहले, और जो बंदा लेट आया सर उसको लेट चांस मिलेगा, इसलिए फेयर है। अब ऐसा नहीं कि सर कोई बंदा लेट आया तो उसको पहले चांस दे रहा है, ऐसा नहीं होता यहाँ पर होता है सर जो बंदा पहला है उसको ही चांस मिलेगा, तो ये फेयर है। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट वन, इट हैज कॉनवे इफेक्ट, जो कि हमने अभी देखा है सर, होप यू अंडरस्टूड दिस वन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सर नेक्स्ट एल्गोरिथम क्या है, जो कि हमें देखना जरूरी है, बहुत काफी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, SJF। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है सर? बस टाइम है। मोड क्या है सर? यहाँ पर नॉन प्रीएम्प्टिव। मोड क्या है सर? नॉन प्रीएम्प्टिव है। यानी कि सर अगर आप मुझे बोल रहे हो सर यहाँ पर इस एल्गोरिथम को बिना टच किए, कैन यू एक्सप्लेन दिस एल्गोरिथम विदाउट टचिंग सर? मैं बोलूंगा सर कुछ भी नहीं है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में हम क्या कर रहे थे सर? रेडी क्यू में जब भी एक से ज्यादा प्रोसेस आ रहे थे तो मैंने बोला था सर क्या करना है? हाँ बिल्कुल, एल्गोरिथम का सिलेक्शन क्राइटेरिया यूज करना है। तो वहां पर क्या था सर? अराइवल टाइम था। यानी कि सर एक से ज्यादा प्रोसेस रहने पर मैं देख रहा हूं कि जो प्रोसेस पहले आया उसको पहले शेड्यूल करो। अब यहां पर भी सर
जब भी रेडी क्यू में एक से ज्यादा प्रोसेस आए तो इस एल्गोरिथम का सिलेक्शन क्राइटेरिया यूज करो। क्या 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 क्राइटेरिया सर? यहाँ पर क्राइटेरिया बस टाइम, यानी कि सर किस तरह का बस टाइम? सर जिस प्रोसेस का भी सबसे छोटा बस टाइम हो सर उस प्रोसेस को शेड्यूल करो। जिस प्रोसेस का सबसे छोटा बस टाइम हो उस प्रोसेस को आप शेड्यूल करो। ठीक है, चलिए तो देखते हैं सर क्या करना है क्या नहीं। एक एग्जांपल से देखते हैं, क्योंकि इतना बोला है तो यार एक एग्जांपल तो बनती है। ठीक है, चलिए प्लीज पे अटेंशन टू दिस, प्लीज पे अटेंशन टू दिस। 0 to 1 CPU रिमेन्स आइडल। क्यों? क्योंकि पहला प्रोसेस ही सर 1 पे आ रहा है, तो भूल जाओ बाकी की चीजें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। अब 1 पे कौन सा प्रोसेस आया सर? कोई भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज करो सर, पहले प्रोसेस को रन करो। ठीक है, तो पहले प्रोसेस कौन सा है सर? प्रोसेस P1 को रन कर रहे हो। कितनी देर के लिए रन हो रहा है सर? 5 यूनिट के लिए रन हो रहा है। तो 1 + 5 = व्हाट सर? 6। ठीक है, ग्रेट। नेक्स्ट वन क्या है सर? 1 से लेकर 6 के बीच में, 1 से लेकर 6 के बीच में कितने प्रोसेस आए रेडी क्यू में? ठीक है, चलिए तो कितने प्रोसेस आए सर? अभी आप बोल यस आपने बोला कि यस सारे के सारे आ गए, क्योंकि लास्ट मैक्सिमल अराइवल टाइम कितना है सर? 5 है। और मैंने बोला था सर इस पॉइंट की बहुत अहमियत है, क्योंकि हर एल्गोरिथम में लगने वाला है। अब यहां से अगर आप गौर करके देख रहे हो सर, कहीं ना कहीं हम पॉइंट्स को रिपीट करना शुरू कर रहे हैं, रिपीट करना शुरू करने का मतलब क्या है सर? हमारे में कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी बहुत आ चुकी है। ठीक है, चलिए प्लीज पे अटेंशन। सी कितने प्रोसेस है सर? पहले रेडी क्यू डिजाइन कर लो, P2, P3, P4, P5। ठीक है, और मैं इनिशियल लेवल पर सबको रिकमेंड करूंगा भैया, जब आप पहली बार सीपीयू शेड्यूलिंग कर रहे हो तो रेडी क्यू डिजाइन करना मत भूलना, क्योंकि ये रेडी क्यू आपको गाइड करेगी कि भैया कौन सा प्रोसेस नेक्स्ट जाए। अक्सर बच्चा क्या करता है कि भैया रेडी क्यू, अरे बहुत बोरिंग प्रोसीजर है, बहुत टाइम लगेगा। तो वहां पर एक चीज हो जाती है, उससे गलती ये हो जाती है, उसको पता नहीं रहता है कि कौन से प्रोसेस को शेड्यूल करना है, और अक्सर मिस्टेक होती है सीपीयू शेड्यूलिंग में यही वजह से, मैक्सिमम। ठीक है, तो आपको क्या करना है सर? रेडी क्यू डिजाइन करना है। ये आपको गाइड करेगी कि नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस जाने वाला है। ठीक है, चलिए, और एक बार प्रैक्टिस हो जाए तो फिर रेडी क्यू की भी डिजाइन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका दिमाग खुद ही बोलेगा कि भैया इस प्रोसेस को शेड्यूल कर ले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। एक सीपीयू मल्टीपल प्रोसेस, तो इन चारों प्रोसेस में से सबसे छोटा बस टाइम किसका है सर? देखिए, एक सीपीयू मल्टीपल प्रोसेस, तो हमें क्या करना है सर? एल्गोरिथम का सिलेक्शन क्राइटेरिया यूज करना है। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है सर? यहाँ पर बस टाइम है सर। ठीक है, बस टाइम है सर, यानी कि सर सबसे छोटा बस टाइम किसका है सर? यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो प्रोसेस P4 का है सर। मैं P4 को शेड्यूल कर रहा हूँ, क्योंकि 2 छोटा है, 5, 3, 7 से, तो जाहिर सी बात है मैं प्रोसेस P4 को शेड्यूल कर रहा हूँ 2 यूनिट के लिए, ये हो जाएगा आपका 8। ठीक है, नेक्स्ट क्या है सर? यहाँ पर क्योंकि आपने सारे के सारे प्रोसेस रेडी क्यू में रखे ही हैं, तो P2, P3, P5 ये 3 प्रोसेस हमारे पास बच के रहेंगे। तो इन 3 प्रोसेस में से आपको किसको शेड्यूल करना है सर? यहाँ पर देखो, आपका कौन सा होगा सर? P1 हो चुका है, और कौन सा हो सर? P4 हो चुका है, ये 2 हो चुके हैं। ठीक है, निकाल दो उसको लिस्ट से। अब हमारे पास बचा क्या है सर? यहाँ पर बचा क्या है सर? ये 3 प्रोसेस बचे हुए हैं, ये 3 प्रोसेस बचे हुए हैं। ठीक है, चलिए, तो इन तीनों प्रोसेस में से किसको शेड्यूल करना है सर? यहाँ पर तीनों प्रोसेस में से किसको शेड्यूल करना है? ये तो हो गया। ठीक है, चलिए, सॉरी P3 नहीं हुआ, ये होगा एक्चुअली। तो इनमें से किसका छोटा है सर? प्रोसेस P3 का। कितनी देर के लिए रन होगा सर? 3 यूनिट के लिए रन होगा, ये 11 हो जाएगा, तो ये भी खत्म सर। अब इन दोनों में से सर किसको करना है? P2 को करूंगा सर, मैं P2 को कर दे रहा हूँ। P2 कितने सर? 5 यूनिट, तो ये हो जाएगा सर आपका 16। उसके बाद क्या सर? P5। ठीक है, चलिए, P5 कितनी देर के लिए सर? 7 यूनिट, यानी कि सर ओवरऑल मिलाकर 23 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो उनका देखते हैं सर कंप्लीशन टाइम क्या है। प्रोसेस P1 का कंप्लीशन टाइम कितना है भैया? 6 है, तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं। कितना है? 6 है। प्रोसेस P2 का कंप्लीशन टाइम कितना है सर? 16 है। प्रोसेस P3 का कंप्लीशन टाइम कितना है सर? 11 है। प्रोसेस P4 का कंप्लीशन टाइम कितना है सर? 8 है। प्रोसेस P5 का कंप्लीशन टाइम कितना है भैया? 23। खत्म। कुछ नया नहीं किया सर। रेडी क्यू में जब भी एक से ज्यादा प्रोसेस आया तो मैंने उस एल्गोरिथम का सिलेक्शन क्राइटेरिया यूज किया, यानी कि सर एल्गोरिथम बोलता है भैया जिस प्रोसेस का ये बस टाइम सबसे छोटा हो उसको पहले आगे करो। आई वाज समझ में? ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। यहां पे देखिए और एक प्रॉब्लम देख करते हैं ताकि ज्यादा क्लैरिटी आए। जीरो टू वन सीपीयू रिमेन्स आइडल वंस अगेन। ऑन वन कौन सा प्रोसेस आया सर? P4 आया। ठीक है, चलिए, तो कितनी देर के लिए रन होगा सर? 5 यूनिट के लिए रन होगा। सो ऑन वन P4 आया है, 5 यूनिट के लिए रन होगा, तो ये होगा आपका 6। ठीक है सर, ग्रेट।
अभी 6 देखो, अगर आप गौर करके देख रहे हो 6 मैक्सिमल अराइवल टाइम है, यानी कि सर सारे के सारे प्रोसेस रेडी क्यू में, इसका मतलब ठीक है चलिए, क्योंकि आप 6 को टच कर चुके हो, ठीक है चलिए, तो इसका मतलब सर रेडी क्यू में मेरे पास कितने प्रोसेस है सर, P4 को छोड़कर P1, P2, P5, P6, ठीक है चलिए, P6 और P3 भी है, P3 भी है, इतने सारे प्रोसेस रेडी क्यू में, ठीक है चलिए, यानी कि सर P4 को छोड़ के सारे प्रोसेस। अब देखो फिर से वही बात हो गई, एक सीपीयू मल्टीपल प्रोसेस, क्या करना है, यस एल्गोरिथम का सिलेक्शन क्राइटेरिया यूज करना है, एल्गोरिथम का सिलेक्शन क्राइटेरिया यूज करना है। क्या क्राइटेरिया है भैया, बस टाइम है, तो जिस प्रोसेस का ये बस टाइम सबसे छोटा हो उसको शेड्यूल कर लो। तो किस प्रोसेस का बस टाइम सबसे छोटा है, सबसे पहले सर P1 का तो हो चुका है, इसको काट दो, ठीक है चलिए, सॉरी नॉट P1, सबसे पहले सर P4 का तो हो चुका है, इसको काट दो, ठीक है नेक्स्ट। अभी इन प्रोसेस में से सर सबसे छोटा बस टाइम किसका है सर, मैं देख पा रहा हूं सर P1 है और P6 है, ये दोनों है, P1 और P6 दोनों का सबसे छोटा बस टाइम है, ठीक है चलिए। तो सर यहां पर क्या हो रहा है सर, बस टाइम सर मैचिंग, बस टाइम सर मैचिंग, तो फिर किसको शेड्यूल करना है सर, बिकॉज सिलेक्शन क्राइटेरिया इटसेल्फ इज ए मैचिंग, ये बात जाहिर करनी थी सर। तो व्हेनेवर, तो एज ए नोट अगर आप लिख रहे हो तो लिख लेना सर, व्हेनेवर बस टाइम्स आर मैचिंग शेड्यूल द प्रोसेस बेस्ड ऑन द व्हाट सर, अराइवल टाइम। और इस बात को मैं कंक्लूड कर दूंगा सर, तो कुछ देर के बाद कंक्लूड कर दूंगा, बार बार इवन लिखने की भी जरूरत नहीं है, एक बार दिमाग में बिठा लो, बात खत्म, ठीक है। क्या है सर, देखते हैं, जब भी बस टाइम मैच हो तो क्या करना है सर, अराइवल टाइम देखना है, दोनों में कौन पहले आया था सर, P6 पहले आया था, तो P6 को पहले शेड्यूल करो। कितनी देर के लिए रन होगा सर P6, 2 यूनिट के लिए रन होगा, ये होगा 8, अब ये होगा, ये भी होगा, खत्म सर, नेक्स्ट, ठीक है। आप कौन सा है सर, 2 3 3 7, तो जाहिर सी बात है P1 को मैं शेड्यूल कर रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा भैया 10, और ये हो जाएगा आपका 0, खत्म, ठीक है चलिए। नेक्स्ट क्या है सर आपका, तो P1 P4 P6 हो गया है, P1 P4 P6 हो गया है। अब ये देखिए यहाँ पर 3 3 7, तो फिर से बस टाइम मैच कर रहा है, क्योंकि 3 सबसे छोटा है लेकिन 2 प्रोसेस का है, सो व्हेनेवर बस टाइम्स आर मैचिंग शेड्यूल द प्रोसेस बेस्ड ऑन द अराइवल टाइम, हु अराइव फर्स्ट सर, डोंट से P2, इफ यू आर ऑब्जर्विंग सर P5 केम व्हाट सर ऑन 2, ठीक है चलिए। तो P5 को मैं शेड्यूल कर रहा हूँ, कितनी देर के लिए रन होगा सर, 3 यूनिट होगा, ये हो जाएगा आपका 13, और ये हो जाएगा सर आपका खत्म। नेक्स्ट कौन सा है सर आपका, P2 है, तो P2 को शेड्यूल कर दो सर, कितनी देर के लिए रन होगा सर, 3 यूनिट के लिए रन होगा, तो ये हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा आपका खत्म। लास्ट प्रोसेस P3 इज रिमेन, कितने सर, 7 यूनिट के लिए, तो ये हो जाएगा सर आपका 23। आई बात समझ में, ठीक है चलिए। तो देखते हैं सर कंप्लीशन टाइम क्या है, प्रोसेस P1 का कंप्लीशन टाइम है 10, प्रोसेस P2 का है 16, प्रोसेस P3 का है 23, प्रोसेस P4 का है 6, प्रोसेस P5 का है 13, प्रोसेस P6 का है 8। होप यू अंडरस्टूड दिस, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। अगर आप देख रहे हो सर, रिपीटेडली मैं वही पॉइंट रिपीट कर रहा हूं जो मैंने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में समझाए थे, मैक्सिमम पॉइंट्स, वही पॉइंट्स चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। और मैंने पहले बोल चुका हूं कि सर कुछ पॉइंट्स है आप पकड़ लेते हो तो कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, सिर्फ एल्गोरिथम बदल रहा है, उसके हिसाब से सिलेक्शन क्राइटेरिया बदल रहा है, ठीक है चलिए। अब इसी का एक और एक वर्जन देखते हैं जिसका नाम है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। क्या नाम है सर, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, ठीक है। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है सर, यहाँ पर बस टाइम है, मोड क्या है सर, प्रीएम्प्टिव है। अब यहाँ पर थोड़ा सा गौर करके देखो, मोड क्या है सर, प्रीएम्प्टिव, ठीक है चलिए। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्रीएम्प्टिव काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो करना कैसे है सर, देखो प्रीएम्प्टिव का मीनिंग पता है सर, फोर्सफुली, लेकिन हम वहां पर उस बात को नहीं जाएंगे। इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम कैसे इसको सिंप्लीफाई करना है उस बात पे गौर करेंगे। तो कैसे सिंप्लीफाई करना है सर, बता सकते हो, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। देखो सिंपल सी बात है, मैं नॉन प्रीएम्प्टिव के साइड में जाता हूं। नॉन प्रीएम्प्टिव में क्या हो रहा है सर, जब भी मैं प्रोसेस को शेड्यूल कर रहा हूं, उसके कंप्लीशन के बाद ही मैं रेडी क्यू डिजाइन कर रहा हूं, प्रोसेस को कंप्लीट होने के बाद ही रेडी क्यू डिजाइन कर रहा हूं, और उसके बाद मैं डिसीजन मेकिंग कर रहा हूं, ठीक है। अब प्रीएम्प्टिव में मैं क्या करूंगा सर, मैं एक प्रोसेस को शेड्यूल करूंगा, उसके कंप्लीट होने तक वेट नहीं करूंगा, मैं उसको सिर्फ 1 यूनिट रन करूंगा और उसके बाद रेडी क्यू डिजाइन करूंगा, उसके बाद फिर से डिसीजन मेकिंग होगी। यानी कि सर सिंपल अल्फाज में अगर मैं बोलूं, नॉन प्रीएम्प्टिव में प्रोसेस के कंप्लीशन के बाद रेडी क्यू डिजाइन की जा रही है, और प्रीएम्प्टिव में सर एक एक यूनिट के बाद की जा रही है, सिंपल और कुछ नहीं, ठीक है चलिए। अब देखते हैं सर कैसे, 10 बोलने से बेहतर है सर एक बार करके बताओ, 10 बोलने से बेहतर है सर एक बार करके बताओ। तो देखते हैं, यहाँ पर छोटा तो नहीं बोलूंगा, बड़ा ही वाला प्रॉब्लम है, और इतना बड़ा तो एग्जाम में नहीं देता, लेकिन फिर भी हम देखते हैं।
देखो यहाँ पर क्या होगा, पहला प्रोसेस कब आ रहा है सर, 1 पे आ रहा है, 0 to 1 CPU रिमेन्स आइडल, 0 to 1 CPU रिमेन्स आइडल। ठीक है, चलिए 1 पे किसको शेड्यूल किया आपने, प्रोसेस P5 को शेड्यूल किया। हाँ ठीक है सर, बहुत ग्रेट। कितनी देर के लिए रन करना है सर, 1 यूनिट के लिए रन करना है। तो ये कितना हो जाएगा भैया, अब यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज करने की बार बार नौबत आएगी, तो ये होगा सर आपका 6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो ये कितनी देर रन होगा सर यहाँ पर, ही चलो कुछ ऐसा कलर चूज करते हैं जो कि दो साइड में भी फिक्स हो, बेटर रहे। हाँ, कितनी देर रन हुआ सर, ये 1 यूनिट रन हुआ, तो ये होगा सर आपका 2, ये होगा सर आपका 2। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट वन। अब देखो मैंने बोला था कि सर इसको 1 ही यूनिट रन करो, उसके बाद क्या करना है सर, रेडी क्यू डिजाइन करना है। इसके बाद क्या करना है, रेडी क्यू डिजाइन करना है। तो रेडी क्यू में क्या करना है भैया, देखते हैं रेडी क्यू में क्या करना है, देखते हैं। कितने प्रोसेस आए सर 1 से 2 के बीच में, अगर आप देख रहे हो सर P4 और P6 दोनों भी आए हैं, P4 और P6 दोनों भी आए हैं। और गौर करने वाली बात है सर, P5 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसको भी मैं क्या कर रहा हूँ सर, रेडी क्यू में अज्यूम कर रहा हूँ। अब यहाँ पर सवाल यहाँ पर यह है कि सर एक सीपीयू है, मल्टीपल प्रोसेस है, तो क्या करना है सर, वही एल्गोरिथम का सिलेक्शन क्राइटेरिया यूज करना है। कितने बार बोलोगे सर, हाँ वही करना और कुछ नहीं करना। ठीक है, चलिए प्लीज पे अटेंशन टू दिस। तो मुझे बताओ कि सर इन तीनों प्रोसेस में से आप किस प्रोसेस को शेड्यूल करना पसंद करोगे। तो सर जिस प्रोसेस का ये बस टाइम सबसे कम रहेगा उसको हम शेड्यूल करेंगे। तो किसका सर सबसे बस टाइम छोटा है, अगर आप गौर करके देख रहे हो इन तीनों में से P4 P5 P6 में से अगर आप देख रहे हो सर, तो P6 मुझे लग रहा है कि कम है सर। ठीक है, क्योंकि 4 है इसका। तो मैं क्या कर रहा हूं सर, प्रोसेस P6 को शेड्यूल कर रहा हूं। कितनी देर के लिए रन होगा सर, ये कितनी देर के लिए रन होगा सर, 1 यूनिट के लिए। तो ये होगा सर आपका 3, ये होगा सर आपका 3 और ये होगा सर आपका 3। ठीक है, तो आपने 1 यूनिट रन किया, फिर क्या करना है सर, डिजाइन, रेडी क्यू डिजाइन करना है। तो 2 से 3 के बीच में क्या कोई नया प्रोसेस आया सर, P1 आया है। यानी कि सर इस पॉइंट पर अगर आप देख रहे हो P1 P4 P5 P6, ये 4 प्रोसेस रेडी क्यू में है, ये 4 प्रोसेस रेडी क्यू में। हाँ ठीक है सर, अब क्या करना है सर, वही सर कुछ खास बात नहीं, एल्गोरिथम का सिलेक्शन क्राइटेरिया यूज करो। यानी कि सर इन चारों प्रोसेस में से जिस प्रोसेस का ये बस टाइम सबसे छोटा उसको शेड्यूल करो। तो यहां पर मैं देख पा रहा हूं 3 6 6 4, तो जाहिर सी बात है P6, तो ये हो जाएगा सर आपका 4 और ये हो जाएगा सर आपका 2। ठीक है सर, ग्रेट। नेक्स्ट वन, 3 से लेकर 4 के बीच में प्रोसेस P2 भी आ चुका है। यानी कि सर यहां पर देखेंगे P1 P2 P4 P5 P6, ये सारे प्रोसेस है। तो इन प्रोसेस में से किस प्रोसेस को आप शेड्यूल करोगे सर, जिसका भी बस टाइम सबसे छोटा रहेगा। तो किसका बस टाइम छोटा है सर, 3 4 6 6 2, जाहिर सी बात है P6, क्योंकि 2 छोटा है सबसे। तो ये हो जाएगा सर आपका 5 और ये हो जाएगा सर आपका 1। 4 से लेकर 5 के बीच में अगर आप देख रहे हो सर P3 भी आ चुका है। यानी कि सर इस पॉइंट पर अगर आप देख रहे हो P1 to P6, ये 6 के 6 प्रोसेस रेडी क्यू में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। अब किस प्रोसेस को आप शेड्यूल करोगे सर, जिस प्रोसेस का ये बस टाइम सबसे छोटा रहेगा। किस प्रोसेस का बस टाइम छोटा है सर, P3 और P6 का दोनों का भी छोटा है। तो व्हेनेवर बस टाइम्स आर मैचिंग देन शेड्यूल द प्रोसेस बेस्ड ऑन द व्हाट सर, अराइवल टाइम। तो दोनों में सर पहले कौन आया था सर, ये 2 पर आया, ये 5 पर आया, तो जाहिर सी बात है P6 को ही शेड्यूल करो। 1 यूनिट ये होगा सर आपका 6, ये होगा सर आपका 0। बिल्कुल ठीक है सर। नेक्स्ट क्या है सर आपका, नेक्स्ट क्या है, अब यहां से देखो सर एक चीज गौर करने वाली बात है, यहां से थोड़ा सा आप चीजों को सिंप्लीफाई करके तेजी से भी कर सकते हो, क्योंकि आपने मैक्सिमल अराइवल टाइम क्रॉस कर लिया है विच इज 5। कोई नया प्रोसेस तो आने वाला है नहीं सिस्टम में। हाँ बिल्कुल सर, यानी कि सर जितने भी प्रोसेस रेडी क्यू में है उन्हीं पर आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया अप्लाई कर करके सारे प्रोसेस के एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर सोच कर देखो, यहाँ पर सोच कर देखो, यहाँ पर प्रोसेस P कौन सा है सर, प्रोसेस P 3 डिजर्व करता है। प्रोसेस P3 को मैं क्या कर रहा हूँ सर, 1 यूनिट रन कर रहा हूँ 7। हाँ ठीक है सर, कोई इशू नहीं हो, 0 होगा। अब यहाँ पर देखो 6 6 3 4, तो जाहिर सी बात है P2। नाउ सर P2 को आप 2 तरह से शेड्यूल कर सकते हो, या तो आप उसको 3 बार कट करते जाओ, विच विल वेस्ट योर टाइम, या तो फिर 3 डायरेक्टली शेड्यूल कर दो। क्योंकि देखो 3 छोटा है 4 और 6 से, अगर मैं उसको 1 यूनिट भी शेड्यूल करता हूं तो ये 2 हो जाएगा, इसकी प्रायोरिटी और बढ़ेगी, फिर 1 हो जाएगा, इसकी प्रायोरिटी और बढ़ेगी। आई बात समझ में? यानी कि सर इसको कोई डोमिनेट नहीं कर सकता, क्योंकि 3 इज ऑलरेडी लेसर देन 4 एंड 6। ठीक है, चलिए तो आप क्या कर सकते हो सर, मैं इसको पहली बार कट करके बताता हूं। ठीक है, देखो इसको क्या करेंगे सर, 8 करेंगे और इसको हम करेंगे 2। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर 2 छोटा है सर 4 और 6 से, तो जाहिर सी बात है P2 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा सर आपका 1। चलो ठीक है सर, उसके बाद क्या करेंगे सर, P2 ही डिजर्व करता है सर, P2
ये हो गया 10। अब मैं ये बोल रहा था कि भैया इतना बार बार कट करने की जरूरत नहीं है। वंस यू आर क्रॉसिंग मैक्सिमल अराइवल टाइम, शेड्यूल दिस प्रोसेस टिल इट्स कंप्लीशन, अगर वो डिजर्व करता है। यानी कि सर मैं डायरेक्टली प्रोसेस P2 को 3 यूनिट भी शेड्यूल कर सकता हूं, लेकिन ये लॉजिक कब अप्लाई करना है सर, जब आप मैक्सिमल अराइवल टाइम को क्रॉस कर रहे हो तो, अदरवाइज डोंट अप्लाई, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगर आप प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर ये सारी चीजों की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली समझ जाओगे करना क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। अब देखो 4 ऑलरेडी छोटा है 6 से, जाहिर सी बात है। कैन आई शेड्यूल प्रोसेस P1 फॉर नेक्स्ट 4 यूनिट्स ऑफ टाइम? यस, होप यू अंडरस्टूड दिस वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। प्रोसेस P1 को मैं शेड्यूल कर रहा हूं 4 यूनिट के लिए, ये हो जाएगा सर आपका 14 और ये हो जाएगा सर आपका 0। द लास्ट टू प्रोसेस इफ यू आर ऑब्जर्विंग हियर सर, we remain with what's P2 and P5. So bus times are matching, then schedule the process based on the what's arrival time. जब आप arrival time के हिसाब से शेड्यूल करते हो तो प्रोसेस P5 सबसे छोटा है, तो प्रोसेस P5 को क्योंकि इसका अराइवल टाइम पहले है, तो प्रोसेस P5 को मैं 1 यूनिट शेड्यूल करता हूं। ये कितना हो जाएगा भैया? 15 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा भैया? आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पर गौर करके देखो, 5 इज ऑलरेडी लेसर देन 6, तो जाहिर सी बात है फिर से आप प्रोसेस P5 को शेड्यूल करोगे। यानी कि सर उसको आप एक एक यूनिट शेड्यूल करने के बजाय कैन आई शेड्यूल प्रोसेस P5 फॉर नेक्स्ट 5 यूनिट्स ऑफ टाइम? आंसर इज यस। तो कितना सर? ये हो जाएगा आपका 20 और ये हो जाएगा सर आपका 0। नेक्स्ट कौन सा है सर? प्रोसेस P4, कितनी देर के लिए सर? 6 यूनिट, तो ये हो जाएगा सर आपका 26। यानी कि सर कहीं ना कहीं मैक्सिमल अराइवल टाइम क्रॉस करने के बाद ये एल्गोरिथम नॉन प्रीएम्प्टिवली वर्क कर सकता है इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। आई बात समझ में सर? ठीक है, चलिए तो इसका कंप्लीशन टाइम देखते हैं। देखो इसका कंप्लीशन टाइम क्या है। प्रोसेस P1 का कितना है सर? 14। तो जब भी प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम हो, आपको कंप्लीशन टाइम कैलकुलेट करना हो तो बेटर टू सी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, क्योंकि मुझे पता है कि सर प्रीएम्प्टिव हो तो बार बार किसी प्रोसेस का चंक रिपीट हो जाएगा, और जब आप राइट से लेफ्ट जाते हो तो जो भी प्रोसेस है उसका लास्ट चंक आपको पहले मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि P1 का लास्ट चंक सर मुझे यहां मिल रहा है। P1 का लास्ट चंक क्या कितना मिल रहा है सर? मुझे यहां पर मिल रहा है। तो कितनी देर के लिए सर? यहाँ पर 14। P2 का कंप्लीशन टाइम कितना है भैया? 10। देखिए P2 यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी है, लेकिन 10। P3 कितना है सर? 7। P3 7। चलिए ठीक है। और P4 कितना है? देखिए P4 का क्या था सर यहाँ पर? 26। तो 26 हमने यहां पर ले लिया। ठीक है, चलिए P5 20। P6 अगर आप गौर कर रहे हो, P6 देखिए P6 यहां से शुरू हुआ है। अगर मैं यहां से आता हूं तो मान लो कि मैं यहां से लेफ्ट से आता और P6 को यही 3 समझता और बाकी का देखना भूल जाता बाय मिस्टेक, तो गलत, मेरा आंसर ही पूरा गलत हो जाता। तो बेटर क्या है सर? आप राइट से लेफ्ट देखो। तो P6 का लास्ट चंक कितना है? 6 है। तो यहाँ पर कितना है सर? 6 है यहाँ पर। ठीक है, आई बात समझ? ठीक है, तो ये है सर इसके कंप्लीशन टाइम। होप यू अंडरस्टूड दिस वन सर। ठीक है, तो एक बार क्रॉस कर लेना। P1 14 यस, P2 10 यस, P3 7 यस, P4 26 यस, P5 20 यस, P6 6 जो कि हमने अभी देखा। ठीक है, चलिए इस तरह से इसको किया जाता है सर। ठीक है, कोई नया काम नहीं, बिल्कुल पुराना काम नहीं। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। और एक प्रॉब्लम मैंने रखा है आप लोगों के लिए, तो देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। ऑन 0 कौन सा प्रोसेस शेड्यूल करोगे सर? प्रोसेस P1 को शेड्यूल कर रहा हूं। कितनी देर के लिए सर? सबसे पहले 1 यूनिट, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा सर आपका 1। 0 से 1 के बीच में कोई नया प्रोसेस आया सर? P2 आया। यानी कि सर P1 अभी खत्म नहीं हुआ, उसको हम रेडी क्यू में अज्यूम कर रहे हैं, और P2 भी आ गया है। तो अब मुझे बताओ सर, एक सीपीयू मल्टीपल प्रोसेस, तो क्या करना है? एल्गोरिथम का सिलेक्शन क्राइटेरिया यूज करना है। तो एल्गोरिथम सिलेक्शन क्राइटेरिया के हिसाब से कौन डिजर्व करता है सर? जिस प्रोसेस का भी बस टाइम सबसे छोटा हो। किसका बस टाइम सबसे छोटा है सर? प्रोसेस P2 का सबसे छोटा है। तो P2 को शेड्यूल करो। कितनी देर के लिए सर? 1 यूनिट के लिए। तो ये कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, चलिए 1 से लेकर 2 के बीच में क्या कोई नया प्रोसेस आया सर? P3 आया है। तो इस पॉइंट पर अगर आप गौर करके देख रहे हो, P1 P2 P3, इन 3 प्रोसेस के बीच में से सर किस प्रोसेस को आप शेड्यूल करोगे? सर जिस प्रोसेस का ये बस टाइम सबसे छोटा रहेगा। किस प्रोसेस का बस टाइम सबसे छोटा है सर? प्रोसेस P3 का है। तो मैं प्रोसेस P3 को शेड्यूल कर रहा हूं। कितनी देर के लिए सर? 1 यूनिट। तो ये कितना हो जाएगा भैया? 3। अब 2 से लेकर 3 के बीच में क्या कोई नया प्रोसेस आया सर? P4 आया है। ठीक है, चलिए तो अगर आप गौर करके देख रहे हो, P12
P4 ये सारे के सारे प्रोसेस आ चुके हैं। इन चारों प्रोसेस में से सर किस प्रोसेस का बस टाइम सबसे छोटा है? प्रोसेस P4 का है। तो प्रोसेस P4 को शेड्यूल करो। कितनी देर के लिए सर? 1 यूनिट के लिए। तो ये 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है सर, कोई बात नहीं। 3 से लेकर 4 के बीच में क्या कोई नया प्रोसेस आया सर? P5 आया। ठीक है, चलिए तो P5 आया है तो देखो यहाँ पर कितने प्रोसेस है? P1, P2, P3, P5। इन 4 प्रोसेस में से सर किस प्रोसेस का बस टाइम सबसे छोटा है? अगर आप गौर कर रहे हो, P3 2 है और P5 भी 2 है। सो व्हेनेवर बस टाइम्स आर मैचिंग, शेड्यूल द प्रोसेस बेस्ड ऑन द व्हाट्स आर अराइवल टाइम। तो ये हमेशा सर बार बार नोट लिखाने के बजाय मैंने जैसा कि आपको बोला था, कुछ मैं आपको ऐसा दे दूंगा, उसके बाद आपको कोई चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। लेट्स से समथिंग, तो आपको हमेशा याद रखना सर, लेट्स से समथिंग, if any algorithm selection criteria is matching, if any criteria is matching, if any algorithm, मैं ये नहीं बोल रहा कि सर ये algorithm priority based scheduling algorithm या फिर SRTF, मैं कोई algorithm का नाम नहीं ले रहा, कोई भी algorithm का selection criteria अगर मैच हो रहा है, then schedule the process based on the arrival time. सर अगर arrival time भी मैच हो जाए तो then schedule the process based on the ID, then schedule the process based on the what sir? ID. सर ID अगर मैच हो जाए तो ID कभी मैच नहीं होता, याद रहे बात को, ठीक है। बस इसको अप्लाई करना है। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है सर? यहाँ पर बस टाइम है, तो बस टाइम मैच हो रहा है तो क्या करना है सर? आपको अराइवल टाइम देखना है। तो दोनों में पहले कौन आया था सर? प्रोसेस P3 आया था, तो P3 को शेड्यूल करो। कितनी देर के लिए रन होगा सर प्रोसेस P3? प्रोसेस P3 कितनी देर के लिए रन होगा? प्रोसेस P3 आपको 1 यूनिट के लिए रन होगा। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा सर आपका 1 और ये हो जाएगा सर आपका 5। तो जैसा आप 5 टच करते हो सर, मैक्सिमल अराइवल टाइम आपने टच कर लिया है। यानी कि सर आपके पास सिस्टम में यहाँ पर अगर आप गौर करके देख रहे हो तो कितने प्रोसेस है सर? अदर देन P4 सभी लोग हैं, अदर देन P4 सभी लोग हैं। सो P1, P2, P3, P5, P6। ठीक है, चलिए तो शेड्यूल द प्रोसेस बेस्ड ऑन द बस टाइम। तो किस प्रोसेस का बस टाइम सबसे छोटा है सर? P3, P6। तो बस टाइम जब मैच करते हैं तो अराइवल टाइम देखना है, तो P3 को ही शेड्यूल करना है। कितनी देर के रन करूंगा सर? P3 को 1 यूनिट और ये हो जाएगा सर आपका 6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन क्या है सर? प्रोसेस अभी देखो P3 हो गया, P4 हो चुका है। ठीक है, चलिए अब किसको क्या शेड्यूल करना है सर? प्रोसेस प्रोसेस P6। कितनी देर के लिए सर? 1 यूनिट। तो ये कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, चलिए अब देखो यहां पर P5 बचा है, P2 बचा है, P1 बचा है। ठीक है, अब इन तीनों प्रोसेस में से सर किस प्रोसेस का बस टाइम सबसे छोटा है? प्रोसेस P5 का है। और हमने मैक्सिमल अराइवल टाइम क्रॉस भी कर लिया, तो कोई ये फिक्र करने की जरूरत नहीं कि भैया कौन सा नया प्रोसेस आएगा सिस्टम के अंदर। ठीक है, चलिए तो प्रोसेस कैन आई शेड्यूल प्रोसेस P5 फॉर नेक्स्ट 2 यूनिट्स ऑफ टाइम और नॉट सर? आंसर इज व्हाट सर? यस। तो कितना हो जाएगा भैया? 9 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? प्रोसेस P2 कितना सर? 4 यूनिट। तो ये हो जाएगा सर आपका 13। और उसके बाद कौन है सर? प्रोसेस P1 कितनी देर के लिए सर? 7 यूनिट। तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये 0 होगा, ये 0 होगा। होप यू अंडरस्टूड दिस वन। ठीक है, अब देखते हैं इनके कंप्लीशन टाइम क्या है। P1 का कितना है भैया? 20 है। देखो P1 का लास्ट चंक कहां पर मिल रहा है सर? राइट पोजीशन पे मिल रहा है, जबकि P1 का एक चंक यहां पर भी है। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए तो यहां पर सर प्रोसेस P1 का 20 है, प्रोसेस P2 का 13 है, प्रोसेस P3 का 6 है, प्रोसेस P4 का 4 है। ठीक है, प्रोसेस P5 का 9 है, प्रोसेस P6 का 7 है। सो दीज आर द कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोसेसेस। सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन, होप यू हैव एंजॉयड दिस वन सर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है सर। और क्या है यहाँ पर? इसका कुछ परफॉर्मेंस देखेंगे। ठीक है, इट फेवर्स द शॉर्टर जॉब, सो देयरफॉर थ्रूपुट इंक्रीजेस। थ्रूपुट का मतलब क्या है सर? नंबर ऑफ जॉब्स कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड व्हाट्स थ्रूपुट। नॉर्मली मैं इसको एक एग्जांपल देता हूं, प्लीज पे अटेंशन। सी लेट्स से समथिंग खलील स्पीड। मान लो कि हम यहां पर ठहरे हुए, यहां पर कुछ जॉब्स है सर K1, K2, K3, K4। यहां पर कुछ जॉब है सर M1, M2, M3, M4। यहां की जॉब को कंप्लीट करने के लिए 2-2 यूनिट का टाइम चाहिए और यहां की जॉब को कंप्लीट करने के लिए 5-5 यूनिट का टाइम चाहिए। अब मुझे बताओ सर, अगर मेरा मेजरमेंट यूनिट 10 यूनिट ले रहा हूं, क्योंकि थ्रूपुट अगर मैं मेजर कर रहा हूं तो ये यूजर पे डिपेंड करता है कि भैया आप क्या मेजरमेंट यूनिट लेना चाहते हो। अगर मैं 10 यूनिट ले रहा हूं
अगर यहाँ के छोटे छोटे जॉब्स उठा रहा हूं तो 10 यूनिट में कितने कंप्लीट करूंगा सर? 5 जॉब्स को कंप्लीट करूंगा। अगर यहाँ के बड़े बड़े उठाऊंगा तो कितने को करूंगा सर? 2 को करूंगा। तो थ्रूपुट कहां पर बढ़ रहा है सर? जब मैं छोटे छोटे जॉब्स को उठा रहा हूं तब बढ़ रहा है। आई वाज वन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन सर, इट फेवर्स द शॉर्टर जॉब सो देयरफॉर स्टारवेशन फॉर द लॉन्गर जॉब। भाई स्टारवेशन एक बहुत बड़ा इशू है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का वो टर्मिनोलॉजी है सर जो बार बार आपको बीच में आकर आपको कंफ्यूज करके रख देगा। कहीं पर लगता है कि ये कॉन्सेप्ट लग रहा है, कहीं पर लगता है कि समझ में ही नहीं आता, लेकिन टेंशन मत लेना, ऐसे पढ़ाऊंगा फिर कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। चलिए लेकिन इसको अभी के लिए होल्ड करो, ये सारे पॉइंट्स कवर करने के बाद मैं फिर से वापस आता हूँ इसके ऊपर, क्योंकि थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा। नेक्स्ट वन, इट इज नॉट पॉसिबल टू इंप्लीमेंट प्रैक्टिकली। ये एल्गोरिथम को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है सर? क्योंकि बस टाइम ऑफ द प्रोसेस यू रिक्वायर्ड बिफोर शेड्यूलिंग द प्रोसेस इटसेल्फ। प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम आपको शेड्यूल करने से पहले ही चाहिए, जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि प्रोसेस का बस टाइम आपको मालूम होता है प्रोसेस की कंप्लीशन के बाद, लेकिन यहां पर आपको शेड्यूल करने से पहले ही प्रोसेस का बस टाइम चाहिए। दैट्स व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू इंप्लीमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, इट इज एन ऑप्टिमल एल्गोरिथम। ऑप्टिमल का एल्गोरिथम का क्या मतलब है सर? इन विच टर्म इट इज एन ऑप्टिमल सर? Because it is giving the minimal average waiting time. In terms of average waiting time, it is an optimal algorithm. इसका एवरेज वेटिंग टाइम बहुत कम होता है। क्यों कम होता है सर? क्योंकि ये छोटे जॉब्स को शेड्यूल करता है। आई बात समझ में सर? ठीक है। चलिए सर, मेरा एक डाउट है सर। क्या डाउट है सर? सर देखिए, क्या ये परफॉर्मेंस सर, जो परफॉर्मेंस है वो एसजेएफ और एसआरटीएफ दोनों के लिए है या सिर्फ एसआरटीएफ के लिए? मैं बोलूंगा दोनों के लिए। अगर दोनों के लिए है तो सर एक सवाल तो बनता है। क्या सवाल बनता है सर? मुझे बताओ सर, एवरेज वेटिंग टाइम एसजेएफ का कम रहेगा या एसआरटीएफ का कम रहेगा? किसका ज्यादा ऑप्टिमल रहेगा? यानी कि सर हम अब दोनों के बीच में, आप दूसरा एल्गोरिथम से कंपेयर नहीं कर रहे, ऑप्टिमल हम नहीं बोल रहे, ठीक है। बिकॉज ऑप्टिमल मतलब हम इस एल्गोरिथम को बेंचमार्क के तौर पे यूज कर रहे हैं सर, टू कंपेयर द अदर एल्गोरिथम परफॉर्मेंस, ठीक है। चलिए, लेकिन अगर मैं एसजेएफ और एसआरटीएफ की बात कर रहा हूं तो किसका एवरेज वेटिंग टाइम सबसे कम रहेगा? तो मैं बोलूंगा सर एसआरटीएफ का कम रहेगा। क्यों कम रहेगा सर? देखो, एसजेएफ में क्या हो रहा है सर, आप एक प्रोसेस को शेड्यूल कर रहे हो, ठीक है। जब वो रन हो रहा है, मान लो कि जो प्रोसेस P1 रन हो रहा है उसका बस टाइम 10 है, ठीक है। 1 यूनिट उसने कंप्लीट किया, 2 यूनिट कंप्लीट किया, और उसी टाइम पे एक नया प्रोसेस आया जिसका सर बस टाइम मान लो कि सिर्फ 3 ही है। तो क्या आप इस प्रोसेस को हटाकर नए प्रोसेस को शेड्यूल करोगे एसजेएफ में? नहीं। यानी कि सर इस जो नए प्रोसेस को ज्यादा वेट करना पड़ेगा जब तक कि प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। और एसआरटीएफ में क्या हो रहा है सर? सेम सिचुएशन लेते हैं सर, प्रोसेस P1 रन हो रहा है, ठीक है। 1 यूनिट रन हो, 10 टोटल इसका 10 बस टाइम है। उसने 1 यूनिट रन किया, फिर 2 यूनिट रन किया, और एक नया प्रोसेस आया जिसका बस टाइम क्या है सर? बहुत छोटा है। जैसे कि इसका अभी 8 बचा हुआ है तो इसका सर मान लो कि 3 है। तो हम इमीडिएटली क्या करते हैं सर, इस नए प्रोसेस को शेड्यूल करेंगे, इसको हटा देंगे, तो जिसकी वजह से नए प्रोसेस का जो वेटिंग टाइम है सर बहुत घट रहा है आई वाज वन में। तो इसलिए सर ऑन एन एवरेज टाइम बहुत कम आता है इन टर्म्स ऑफ एसआरटीएफ एज कंपेयर विद द एसजेएफ। लेकिन हम जब ऑप्टिमल बोल रहे हैं तो हम सारे एल्गोरिथम को कंपेयर कर रहे हैं। ये एल्गोरिथम वी आर यूजिंग एज ए बेंचमार्क टू कंपेयर द अदर एल्गोरिथम परफॉर्मेंस। अब क्योंकि सीपी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के हमारे कोर्स में बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं, उन सारे एल्गोरिथम से सर सबसे बेहतरीन कम एवरेज वेटिंग टाइम जो देता है वो ये एल्गोरिथम है। लेकिन इस एल्गोरिथम के बीच में भी अगर आप कंपेयर कर रहे हो एसजेएफ और एसआरटीएफ, तो मैं बोलूंगा सर एसआरटीएफ, क्योंकि एसआरटीएफ वेट नहीं करवाता नए प्रोसेस को कि पुराना प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही आपको जाना है। ऐसा कुछ नहीं है। जैसा नया प्रोसेस आया, अगर ये डिजर्व करता है तो नए प्रोसेस को हटा, पुराने प्रोसेस को हटा दो, नए प्रोसेस को शेड्यूल कर दो, जिसकी वजह से सर इसका एवरेज वेटिंग टाइम क्या करता है सर? घट जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, अभी क्या देखना है सर? स्टारवेशन का कॉन्सेप्ट देखना है। देखते हैं सर क्या है। देखिए, स्टारवेशन का कॉन्सेप्ट ये ऐसा वर्ड है जो आपको बार बार बीच में आकर सर पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम का कंफ्यूज करके रख देगा। ये बार बार बीच में आता है आपके, ठीक है। और जब भी हम स्टारवेशन की बात करते हैं सर, मैक्सिमम बच्चों को यही दिमाग में आता है कि भैया कहीं गांव में फ्लड आ गया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट फूड फेंक रही है हेलीकॉप्टर से और सारे लोग भागकर उसको उठा रहे हैं, ठीक है। चलिए, यही दिमाग में आता है मैक्सिमम लोगों के स्टारवेशन, इसलिए स्टारवेशन क्लियर नहीं होता, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स का टॉपिक समझा जाता है क्योंकि उसको समझने में बच्चा कंफ्यूज रहता है, लेकिन आई विल गिव यू गारंटी सर, जो भी मैं डेफिनेशन अभी देने वाला हूं स्टारवेशन का, इस डेफिनेशन को टिल एंड ऑफ दिस कोर्स आई विल प्रूव अगेन एंड अगेन, ठीक है। चलिए, लेट्स सी समथिंग इन खलील्स वे। तो मैं क्या करता हूं सर, मैं हमेशा बोलता हूं अपनी क्लास में, वेटिंग को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है।
वेटिंग को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक है डेफिनाइट वेटिंग, एक है इनडेफिनाइट वेटिंग, एक है इनफिनाइट वेटिंग। डेफिनाइट वेटिंग का मतलब ये होता है कि सर प्रोसेस को एग्जैक्टली पता रहता है कि भैया उसको चांस कब मिलने वाला है। जैसे कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में अगर कोई तीसरा प्रोसेस आया तो उसको पता है कि भैया 2 प्रोसेस के बाद उसको चांस मिलेगा। अगर कोई 5वां प्रोसेस आया तो उसको पता है कि भैया 4 प्रोसेस के बाद उसको चांस मिलेगा। इसी को कहते हैं सर डेफिनाइट वेटिंग, जहां पर प्रोसेस को एग्जैक्टली पता है कि कितने प्रोसेस के बाद उसको चांस मिलने वाला है। ठीक है, चलिए सर इनडेफिनाइट वेटिंग का मतलब क्या है सर? इनडेफिनाइट वेटिंग इज कॉल्ड व्हाट सर? स्टारवेशन। तो इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब मैं ये समझूं कि यहाँ पर प्रोसेस को एग्जैक्टली पता नहीं है कि प्रोसेस चांस उसको कब मिलने वाला है सीपीयू पर। यहाँ पर मैं सीपीयू का एग्जांपल ले रहा हूँ, ये कोई भी रिसोर्स हो सकता है। ठीक है, चलिए आंसर इज व्हाट सर? यस। यहाँ पर प्रोसेस को एग्जैक्टली पता नहीं कि कब चांस मिलने वाला है। कैसे सर? देखते हैं। ठीक है, अभी देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। लेट्स सी समथिंग इन खलील्स वे। लेट्स सी समथिंग इन खलील्स वे। ठीक है, चलिए देखते हैं मैं क्या सोचता हूँ। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर एक दिन आप क्या करते हो? बैंक को जाते हो। एक दिन क्या करते हो? आप बैंक को जाते हो। ठीक है, चलिए तो बैंक में देखते हो आपको पैसे कुछ डिपॉजिट करना है, बैंक में कुछ पैसे डिपॉजिट करना है, तो आप बैंक जाते हो। तो ये है सर आपका डिपॉजिटिंग काउंटर। ठीक है, चलिए और आप जैसा बैंक में एंट्री मारते हो सर, आप देखते हो कि सर कुछ लोग वहां पर डिपॉजिटिंग काउंटर के सामने ठहरे हुए हैं, क्योंकि उनको भी पैसे डिपॉजिट करना है। तो आप आकर क्या करते हो सर? एज ए 4th पर्सन ठहर जाते हो यहाँ पर। ठीक है सर, चलिए अब मान लो कि ये बंदा जो पैसे ले रहा है सर, ऑन एन एवरेज एक एक बंदे को सर्व करने के लिए 5-5 मिनट का टाइम ले रहा है। 5-5 मिनट का टाइम ले रहा है और आप चौथे ठहरे हो। उसी टाइम पे आपके दोस्त रवि का कॉल आता है। अब रवि आपका दोस्त है, मान लो कि आपका नाम आकाश है। आपके दोस्त रवि का कॉल आता है। रवि सेइंग हे आकाश वेयर आर यू? देन आकाश इज सेइंग आई एम इन बैंक। तो रवि बोलेगा आप कब आओगे बाहर? तो आप क्या बोलोगे? डोंट से 15 मिनट्स, से 20 मिनट। क्योंकि 15 मिनट बोलने का मतलब ये है कि सर आपकी जब बारी आए आप बिना डिपॉजिट करे ही निकल गए, ऐसा तो नहीं होता ना। हाँ ठीक है, तो आप क्या बोलोगे सर? 20 मिनट बोलोगे। कैसे बोलोगे सर? क्योंकि आपको पता है, आकाश को पता है कि इन 3 लोगों के बाद उसको चांस मिलने वाला है। दिस काइंड ऑफ वेटिंग इज कॉल्ड व्हाट सर? डेफिनाइट वेटिंग। ठीक है, चलिए अब देखना सर इंडेफिनाइट वेटिंग। अब इंडेफिनाइट वेटिंग को देखते हैं। ठीक है, चलिए अब एक दिन क्या करते हो? आप फिर से बैंक में जाते हो, फिर से आपको पैसा डिपॉजिट करना है और फिर से आप क्या करते हो सर? एज ए 4th पर्सन लाइन में जाकर ठहरते हो। हाँ ठीक है सर। अब ये क्या हुआ सर? ये पहला वाला बंदा क्या है सर? पैसे डिपॉजिट करने वाला ही था। तो बैंक में क्या हुआ सर? कुछ गुंडा लोग आ गए, कुछ गुंडे लोग आ गए। ठीक है, आकर इसको बोल रहे हो, इस बंदे को बोल रहे हैं ए चल रहे चिरकुट चल चल, इस तरह से। ठीक है, रफ लैंग्वेज। आई डोंट सपोर्ट दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज, बट सिनारियो के हिसाब से बोल रहा हूँ। ठीक है, तो फिर चल रहे चिरकुट हट करके इसने पैसा डिपॉजिट किया। अब ये बंदा जैसा चला गया सर, और एक बंदा आया गुंडा, और उसने भी इस तरह से ही कुछ किया। फिर कुछ और हाई अथॉरिटी लोग आ गए, उसने भी इस तरह से डिपॉजिट किया। अब इसी मूवमेंट पे क्या हो रहा है सर? आकाश को रवि का कॉल आ रहा है। रवि इज सेइंग दैट हे आकाश वेयर आर यू? देन आकाश इज सेइंग आई एम इन बैंक। देन रवि इज सेइंग व्हेन यू विल कम आउट? यस यू अंडरस्टूड दिस वन। बोलेगी मुझे पता नहीं। जब आपको एग्जैक्टली पता नहीं कि कब चांस मिलने वाला है, तो सर उसी सिचुएशन को कहते हैं इंडेफिनाइट वेटिंग। और इंडेफिनाइट वेटिंग इज कॉल्ड व्हाट सर? स्टारवेशन। ये डेफिनेशन नहीं दिया सर, ये टिल एंड ऑफ दिस कोर्स मैं प्रूफ करता रहूंगा, क्योंकि ये टर्म ऐसा है सर आपको बार बार सताता रहेगा। कैसे सर? सेम टर्मिनोलॉजी आती है सर सिंक्रोनाइजेशन में। सिंक्रोनाइजेशन में क्या होता है सर? बॉन्डेड वेटिंग इज नॉट गारंटी बोलकर है। ठीक है, चलिए उसका मतलब भी स्टारवेशन ही कहीं ना कहीं। अगर आप जब सिंक्रोनाइजेशन आएगा तो देख लेना। ठीक है, यानी कि सर सोचने वाली बात है कि सर स्टारवेशन का कॉन्सेप्ट वहां पर भी है। फिर सेम स्टारवेशन का कॉन्सेप्ट सर डेडलॉक में भी आपको मिलेगा कहीं ना कहीं। आई बात समझ में? तो यानी कि सर ये बार बार ये चीज आपको टीज करती रहेगी। आपको डिस्क शेड्यूलिंग में भी मिलेगा। ये चीज आती रहेगी, मल्टीपल टाइम आती रहेगी। और बहुत सारी रीजंस में एक रीजन ये भी है कि सर क्यों ऑपरेटिंग सिस्टम बच्चों को क्लियर नहीं होता पढ़ने के बाद भी, क्योंकि स्टारवेशन का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता। तो आपका सीपीयू शेड्यूलिंग पे इफेक्ट पड़ेगा। जब सीपीयू शेड्यूलिंग पे इफेक्ट पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइजेशन पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपको बॉन्डेड वेटिंग का पता ही नहीं वहां पर। आई वाज वन। ठीक है, चलिए तो होप यू अंडरस्टूड दिस वन, होप यू लाइक दिस वन। तो याद रखना सर खलील्स पे इनफाइनाइट वेटिंग वी नो सर दैट इज डेडलॉक। तो ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं, जब डेडलॉक आएगा तब हम डिस्कस करेंगे। राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग व्हाट सर? सीपीयू शेड्यूलिंग। ठीक है, चलिए सो यहाँ पर देखिए सर क्या बोला था मैंने कि यहाँ पर सर
स्टारवेशन का इश्यू होता है। क्यों होता है सर स्टारवेशन का इश्यू? बहुत सिंपल सी बात है सर। देखिए यहां पर क्या है सर, एक पुराना प्रोसेस रन हो रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि मैं प्रीएम्प्टिव अप्रोच का कॉन्सेप्ट ले रहा हूं, एक पुराना प्रोसेस रन हो रहा है जिसका बस टाइम 10 है, एक नया प्रोसेस है जिसका बस टाइम क्या है सर 3 है। तो जाहिर सी बात आप इसको हटा दोगे, इसको शेड्यूल करोगे। तो पहला वाला प्रोसेस ये सोच रहा है कि भैया ये दूसरे प्रोसेस के बाद इसको चांस मिलेगा, लेकिन हो क्या रहा है सर, जैसा ये प्रोसेस कंप्लीट होता है तो तीसरा और एक प्रोसेस आ रहा है जिसका बस टाइम सर पहले वाले प्रोसेस से भी कम, ये मतलब ये P1 से, मैं इसको P1 कर रहा हूँ, P1 से भी कम है। तो जाहिर सी बात है नए प्रोसेस को शेड्यूल करोगे। फिर एक आया सर जिसका बस टाइम कम है तो उसको शेड्यूल करोगे। तो इस बंदे को चांस कब दोगे सर? We don't know this. As long as these new processes are coming whose bus times are lesser than the first process, they will keep dominating